इस सीरीज के स्टार्ट में हम एक ओल्ड एज होम में कुछ बुजुर्गों को देखते हैं जो सारे ही एक साथ बैठकर एक पेपर पर कुछ ना कुछ पोइट्री लिख रहे होते हैं और वहाँ की केयरटेकर उन सब से कह रही थी कि बस जो भी आप सब कहना चाहते हैं या आपके दिल में जो कोई भी बात है आप वो इस पेपर पर लिख सकते हैं। सब लोग कुछ ना कुछ लिखकर अपने अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन उन सब के बीच एक लेडी थी जो कि कुछ लिखने की जगह पूरे पेपर पर कलर कर देती है। गाइस, इस लेडी का नाम एसुंग है जो कि इस ड्रामा की फीमेल लीड है। दूसरे ही सीन में हम उस लेडी को सी साइड पर देखते हैं। वो खुद से ही कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए इस उम्र में भी यही वर्ड सबसे ज्यादा मायने रखेगा, जिसे मैं बचपन में सबसे ज्यादा कहती थी। और ये बात करके वो समंदर की तरफ देखकर मॉम मॉम करके चिल्लाने लगती है। जिसके बाद हमें 1960 में जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जब हमारे ड्रामे की फीमेल लीड यानी एसुंग सिर्फ 10 साल की थी। एसुंग की मॉम एक डाइव हंटर थी और इस टाइम वो समुद्र से सी शेल्स निकाल रही थी। पास ही खड़ी एसुंग अपनी मॉम को चिल्ला कर समंदर से बाहर आने का कह रही थी, लेकिन उसकी मॉम बाहर नहीं आ रही थी। वहीं कुछ और लेडीज भी बैठी हुई थी और ये सभी डाइव हंटर्स थी। उनमें से एक लेडी एसुंग को बुलाती है और उससे कहती है कि इस मौसम में वैसे भी मछलियाँ बहुत ज्यादा मिलती हैं, इसीलिए वो लालची औरत इतनी जल्दी बाहर नहीं आने वाली। तो दूसरी औरत भी एसुंग से कहने लगती है कि तुम अपनी मॉम को छोड़ो, पीछे खड़े यांग को तो देखो जिसके गाल लाल हो रहे हैं। यांग जो कि इस ड्रामे का मेन लीड है वो भी ऑकवर्ड होते हुए कहने लगता है कि मेरे गाल सिर्फ धूप की वजह से लाल हो रहे हैं। अब ये सुन के वो लेडीज भी उन दोनों को टीज करते हुए कहने लगती हैं कि बेचारे यांग का तो दिल ही टूट जाता होगा जब एसुंग उसके प्यार का जवाब अपने गुस्से से देती होगी। अब उन लेडीज की ऐसी बातें सुनकर तो एसुंग वहाँ पर ही यांग की बास्केट को लात मारती है और उससे कहती है कि तुम्हारे गाल आखिर हमेशा लाल ही क्यों रहते हैं? क्या तुम्हें किसी ने थप्पड़ मारा है? अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में एसुंग की मॉम भी वहाँ से सीशेल लेकर बाहर आ जाती हैं। जिसके बाद यांग उन सभी लेडीज से सीशेल लेने लगता है। एक्चुअली वो उन सभी लेडीज से सीशेल लेके उसे मार्केट में बेच देता है। जिसके थोड़ी देर बाद ही एसुंग की मॉम की किसी बात को लेकर एक लेडी से फाइट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहने लगते हैं। जिसके बाद एसुंग की मॉम वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। घर आने के बाद एसुंग अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मैं पोएम कंपटीशन में सेकंड आई हूँ, लेकिन फिर भी आपको इन सी शेल्स की पढ़ी है, आपको एटलीस्ट एक बार तो मेरी पोएम पढ़नी ही चाहिए। ये सुन के एसुंग की मॉम उसे कहती है कि जाकर अपनी दादी को पढ़ाओ, वैसे भी वो पढ़े लिखे लोगों का खानदान है। दरअसल एसुंग के फादर की डेथ के बाद एसुंग की मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उनके 2 बच्चे हैं और एसुंग जो है वो उनके पहले हस्बैंड की बेटी है। एसुंग अपनी मॉम से कहती है कि दादी तो मुझसे नफरत करती है, वो कहती है कि मैं दिन ब दिन आपकी तरह बनती जा रही हूँ। एसुंग की मॉम उससे कहती है कि तुम जाओ और वहीं पे जाके खाना खाओ, जिस पर एसुंग कहती है कि मैं उनसे कहकर आई हूँ कि मैं आज आपके साथ खाना खाऊंगी, मैं ये सब क्यों नहीं खा सकती, आखिर ये सब आपने इतनी मेहनत से पकड़ा है। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम उस खानदान की बेटी हो, इसलिए तुम्हें उनके साथ खाना खाना चाहिए। एसुंग उनसे कहती है कि अंकल तो मुझे मछली का एक कांटा भी नहीं देते, वैसे भी मैं तो हमेशा टॉप करती हूँ और उनका बेटा हमेशा ही सबसे लास्ट आता है। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि मैंने उनके बेटे पे जादू किया है। ये सब कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी और कहती है कि मुझे मछली खाने का लालच नहीं है, लेकिन वहाँ पर मुझ में और उनके बेटे में बहुत ज्यादा फर्क किया जाता है। मुझे इससे बहुत बुरा लगता है, आप प्लीज मुझे अपने साथ यहीं पर रहने दो। ये सब सुनकर मॉम तो उल्टा उसी पे गुस्सा कर देती है। वो कहती है कि वहाँ जाओ और उन सब का दिल जीतो, अपने लिए जगह खुद ही बनानी पड़ती है। एसुंग रोते हुए वहाँ से जाने ही लगती है, लेकिन तभी पीछे से उसके स्टेप डैड आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि एसुंग बेटा, तुम यहाँ खाना खाकर जाओगी ना? लेकिन एसुंग उन्हें मना करती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ये देखकर रात में एसुंग के स्टेप डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि तुम एसुंग को हमारे साथ ही क्यों नहीं रख लेती, वो यहाँ हमारे साथ और भी ज्यादा खुश रहेगी। ये बात सुनकर उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम तो कुछ भी काम नहीं करते, तुम्हारे पास तो अपने बच्चों को पालने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हें बस बड़ी बड़ी बातें करना आती हैं, और वैसे भी यहाँ पर तो वो सिर्फ अपने सौतेले भाई बहनों को ही पालेगी और एक नौकरानी बनकर रह जाएगी। उसके स्टेप डैड उनसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ इसलिए रहती हो ताकि तुम उससे रोज मिल सको। क्या फायदा हुआ उस बच्ची को उस घर में रखने का जबकि वो तो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। उसकी मॉम कहती है कि उन लोगों के पास पैसा है, अगर वो वहाँ रहेगी तो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाएगी, और वैसे भी मैं ये नहीं चाहती
है कि वो भी मेरी तरह एक डाइव हंटर बने और अपनी जान रोज खतरे में डाले, और वैसे भी वो यहाँ रहेगी तो तुम्हें भी एक फ्री की नौकरानी मिल जाएगी। एसुंग के डैड वहाँ रखे उसकी पोइट्री को देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं इसको बाहर फेंक देता हूँ, अगर तुम पढ़ोगी तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। लेकिन उसकी मॉम तो उसकी पोइट्री को छीनते हुए कहती है कि अगर तुमने अब हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। ये कहकर वो उसकी पोइट्री पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ एसुंग, जो कि अपनी दादी के यहाँ पर थी, वहाँ पर उसकी दादी, उसके अंकल आंटी और 2 बच्चे ये सब साथ में रहते थे। यहाँ हम देखते हैं कि एसुंग बर्तन धो रही थी और तभी यांग आता है और एसुंग के अंकल को मछली देने लगता है और वो अंकल को एक मछली एक्स्ट्रा दे देता है। ये देखकर अंकल पूछते हैं कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ 5 मछलियों के पैसे दिए, तो तुम ये एक मछली क्यों दे रहे हो। यांग भी अंकल से कहता है कि आपके घर में तो 6 लोग हैं, तो फिर आप मुझे 5 मछलियों के पैसे क्यों देते हो। यानी कि यांग ने जो एक्स्ट्रा मछली दी थी वो एसुंग के लिए थी। तभी वहाँ पर एसुंग की मॉम आती है और वो आकर काफी सारी मछलियाँ पटक देती हैं और उन सब से कहती हैं कि ये आपके घर की बेटी है और इसकी तो शक्ल भी अपने डैड से मिलती है, तो आप सब लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और वैसे भी अब तो आप सबको खुश होना चाहिए क्योंकि मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ये सब कहकर वो एसुंग को अपने साथ घर ले जाने लगती है। रास्ते में चलते चलते वो एसुंग से पूछती है कि तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद क्यों करती हो। वो कहती है क्योंकि आप मेरी मॉम हो। तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब एसुंग की मॉम उसकी पोइट्री पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते वो काफी ज्यादा रो भी रही थी क्योंकि एसुंग ने वो पोइट्री अपनी मॉम के ऊपर लिखी थी। वहाँ बैठे एसुंग के स्टेप डैड भी उसकी मॉम से कहने लगते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इसको मत पढ़ो। मॉम उनसे कहती है कि मैं इतनी ज्यादा लकी कब से हो गई क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी बेटी है। बस ये सब याद करते ही मॉम एसुंग से कहती है कि तुम बड़ी होना और बड़ी होकर खूब पैसे कमाना ताकि मुझे ये सारे काम ना करने पड़े और बस मैं सारा टाइम तुम्हारे साथ ही बिताऊं। जिसके कुछ दिनों बाद ही हम देखते हैं कि एसुंग अपनी क्लास में वाइस प्रेसिडेंट बनी थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी और अपनी मॉम से कह रही थी कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना बल्कि मुझे तो प्रेसिडेंट बनना है। वहीं पर यांग भी बैठा होता है जो एसुंग की मॉम को बताता है कि आंटी, एसुंग को तो 37 वोट्स मिले थे जबकि प्रेसिडेंट बनने वाले लड़के को तो सिर्फ 28 वोट्स ही मिले थे। फिर भी उस लड़के ने एसुंग की जगह छीन ली। एसुंग अपनी मॉम को बताती है कि मैंने अपने सर से भी पूछा था कि मुझे 37 वोट्स मिले हैं, फिर भी मैं वाइस प्रेसिडेंट क्यों बनी। सर उससे कहते हैं कि फालतू की जिद छोड़ो, वैसे भी मांगी के डैड ने जो बुक्स वगैरह बांटी थी वो तुमने भी ली थी ना। लेकिन एसुंग फिर भी यही कह रही होती है कि मुझे तो 37 वोट्स मिले थे। ये सुनकर सर उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें 37 वोट्स मिले तो क्या हुआ, तुम्हें अपने और मांगी के बीच के फर्क को समझना होगा और वैसे भी ये फर्क सिर्फ 9 वोट्स लाने से नहीं मिटेगा। एक्चुअली गाइस, जो मांगी है उसके डैड काफी ज्यादा रिच हैं, इसीलिए सर ऐसी बातें कर रहे हैं। वो एसुंग से कहते हैं कि तुम्हें जो पोजीशन मिली है तुम उसी में खुश रहो वरना ये भी तुमसे छिन जाएगी। ये सब अपनी मॉम को बताते हुए एसुंग उनसे कह रही थी कि मॉम मैं तो जीत कर भी हार गई, और ये कहकर वो और भी ज्यादा रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एसुंग की मॉम उसकी आंटी की जगह खेतों में काम कर रही थी क्योंकि उसकी आंटी प्रेग्नेंट थी। एसुंग की मॉम उसकी आंटी से कहती है कि वो खेत का सारा काम कर देगी लेकिन उसके बदले उन्हें एक दिन के लिए अपना नेकलेस देना होगा, तो उसकी आंटी भी हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में एसुंग की मॉम बहुत ही महंगे से कपड़े पहनकर और वो पर्ल नेकलेस पहनकर एसुंग के सर से मिलने चली जाती हैं और उसके सर को कुछ खाने का सामान और सॉक्स गिफ्ट करती हैं। उसकी मॉम के जाने के बाद सर उस सॉक्स के बॉक्स को खोलते हैं तो देखते हैं कि उस बॉक्स में कुछ पैसे भी रखे थे जो कि उसकी मॉम ने एसुंग को प्रेसिडेंट बनाने के लिए रिश्वत के तौर पर दिए थे। जिसके बाद एसुंग अपनी मॉम के साथ घर जा रही होती है और उन्हें कह रही होती है कि मॉम अब मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना क्योंकि प्रेसिडेंट तो सिर्फ नाम का प्रेसिडेंट होता है जबकि उन दोनों का काम तो एक ही जैसा होता है। ये सुनकर मॉम एसुंग से कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम गरीब जरूर है लेकिन तुम कभी भी खुद को गरीब मत समझना और कभी भी किसी भी बात पे समझौता मत करना क्योंकि तुम्हारी मॉम अभी जिंदा हैं और मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूंगी। ये सुनकर एसुंग भी कहती है कि मॉम आप भी कभी समझौता मत करना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपके लिए एक ऐसा ही पर्ल नेकलेस लेकर आऊंगी। रात में मॉम एसुंग के स्टेप डैड को बता रही होती है कि मेरी बेटी ने मुझसे वादा किया है कि वो बड़े होकर मेरे लिए पर्ल नेकलेस लेकर आएगी, उसके लिए मुझे जीना होगा और वैसे भी बच्चे तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं।
ये सुनकर उसके स्टेप डैड कहते हैं कि और बड़े उतने ही जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। मैंने न्यूज में सुना है कि ज्यादातर कोरियंस 52 ईयर्स तक ही जीते हैं। मॉम कहती है कि लेकिन मैं इस रिकॉर्ड को ब्रेक करूंगी और पूरा 70 साल जीऊंगी, तुम देखना। जिसके बाद कई मौसम गुजर जाते हैं और इसी तरह एक साल बीत जाता है। हम देखते हैं कि समंदर के पानी की वजह से एसुंग की मॉम के लंग्स खराब हो चुके थे और वो बहुत ही ज्यादा बीमार भी रहने लगी थी। उनकी फ्रेंड्स उस पर गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि अब तुम पानी में नहीं जाओगी, अगर अब तुम समंदर में जाओगी तो मर जाओगी, और वैसे भी हम तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं रहने देंगे। ये सुनकर उसकी मॉम तो कहने लगती है कि नहीं, मुझे तुम लोगों की भीख नहीं चाहिए, और वैसे भी जब तक मैं अपने बच्चों का कोई इंतजाम नहीं कर देती मैं नहीं मरने वाली। गुस्से में आकर एसुंग अपनी मॉम के डाइव हंटिंग वाले कपड़े आग में फेंककर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जब वो जा रही होती है तो वो यांग को बैठा हुआ देखती है। वो बैठा बैठा एक मिट्टी पर लिख रहा होता है कि एसुंग यांग की वाइफ है और बड़े होकर वो दोनों शादी करेंगे। एसुंग यांग के पास आती है और उसके हाथ में से पेपर बैग को गिरा देती है और उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हें भिखारी लगती हूँ। फिर वो दोनों समंदर के पास आ जाते हैं। एसुंग समंदर के पास जाकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि अभी तो मुझे अपनी मॉम को पर्ल नेकलेस भी देना है और उन्हें प्लेन में भी बिठाना है। एसुंग को रोता हुआ देखकर यांग उसके पास जाता है और उसे बैग देकर कहता है कि इसमें चिकन है। वैसे भी बड़े कहते हैं कि चिकन सिर्फ अपनों को ही दिया जाता है। वो पूछती है कि फिर तुम मुझे क्यों दे रहे हो, वैसे भी मैं तो तुम्हारी रिश्तेदार भी नहीं हूँ, सच सच बताओ तुम्हें मुझ पे तरस आता है ना। यांग कहता है कि अगर मुझे किसी पे तरस सिखाना होता तो मैं फिर किसी भिखारी पे खाता। जिसके बाद वो दोनों वहीं बैठ के चिकन खाने लगते हैं। एसुंग उससे कहती है कि तुम मेरे लिए चिकन या मटन जो भी लाओ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जिस पर यांग कहता है कि मुझे भी कौन सा तुमसे शादी करनी है। ये सुनकर एसुंग जैसे ही वहाँ पर पत्थर पे हाथ रखती है तो यांग डर के पीछे हो जाता है। जिसके बाद एसुंग की मॉम उसकी दादी के यहाँ जाती है और उनसे कहती है कि क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब वो लोग कहाँ गए और उनके बीच क्या बात हुई ये हो सकता है हमें आगे वाले एपिसोड्स में दिखाया जाए। जिसके बाद हम वापस मॉम को देखते हैं जो कि एसुंग के पास आती हैं, उसे उठाती हैं और उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाती हैं। वो कहती हैं कि एसुंग बेटा, मेरे मरने के बाद तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाना, वरना तुम इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह जाओगी। तुम मुझसे वादा करो कि यहाँ नहीं रहोगी। अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर एसुंग बहुत ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद उसकी मॉम उसे कंसोल करती है और अपनी गोद में ही सुला लेती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एसुंग की मॉम मर चुकी हैं और एसुंग उनकी फोटो के सामने बैठे बैठे रो रही है। यांग उसके लिए खाना लाता है और कहता है कि तुम्हें भूख लग रही होगी ना, इसलिए ये खा लो। एसुंग रोते हुए यांग से कहने लगती है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे मेरी मॉम की बहुत याद आ रही है। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर यांग को भी बहुत ज्यादा रोना आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एसुंग को उसके भाई बहन और उसके स्टेप फादर के साथ उसकी मॉम के ग्रेव पे देखते हैं, जो कि उसके स्टेप डैड ने उनके खेत में ही बनवाई थी। एसुंग के स्टेप डैड उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम अपने अंकल के यहाँ गई तो वो वैसे भी तुम्हें नौकरानी बनाकर रखेंगे, इसीलिए तुम यहीं हमारे साथ रहो और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखो, वैसे भी ये तुम्हारा ही खून है। ये सुनकर एसुंग अपने डैड से कहती है कि मॉम ने मुझे कहा था कि अपने सर पे कोई भी जिम्मेदारी मत लेना। स्टेप डैड एसुंग से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की सोल भी भटकेगी अगर उनके बच्चे भूखे रहेंगे, इसीलिए तुम यहाँ पर सिर्फ 2 महीने के लिए रुक जाओ। एसुंग खेत को देखकर कहती है कि आप इस खेत का कुछ करते क्यों नहीं, आप इस खेत को ऐसे ही पड़े रहने देंगे क्या। इसके बाद एसुंग अपने स्टेप डैड के साथ मिलकर उस खेत में काम करने लगती है डेली, और एट द एंड उस खेत में कैबेज उग जाती हैं। और इस बीच यांग भी आकर एसुंग की काफी ज्यादा हेल्प करता है। टाइम ऐसे ही गुजर जाता है और एसुंग भी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और फाइनली वो अपने स्टेप डैड का घर छोड़ के जाने का डिसीजन लेती है। उसके स्टेप डैड भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। एसुंग कहती है कि बाकी सारे बच्चे अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं और मैं सिर्फ घर के कामों में ही लगी रहती हूँ। उसके स्टेप डैड उसे कह रहे होते हैं कि मैं अब से और भी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि तुम्हारी कॉलेज की फीस पे कर सकूं, तुम बस कुछ दिन और यहीं पर रुक जाओ। अब रात के टाइम एसुंग अपने भाइयों को खाना खिला रही थी। उसके डैड उसे कहते हैं कि अभी तक मैंने तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया है ना, आगे भी मैं ही तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा, अब से तुम मुझे अपना असली डैड समझो। उसके डैड उसकी मॉम की कसम भी खाते हैं, इसीलिए वो उनकी बात मानकर वहीं पर रुक जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में एसुंग यांग की शॉप के बराबर में ही अपनी भी एक कैबेज की शॉप खोलती है और यांग उसकी सारी कैबेज बेच देता है, जबकि वो तो सिर्फ वहाँ बैठकर अपनी पढ़ाई करती है। अब ये सब देखकर वहाँ बैठी
एसुंग के मॉम के फ्रेंड्स कहने लगती हैं कि क्वांगी की बेटी तो बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली है, रखवाला हमेशा उसके साथ साथ ही रहता है। इसी तरह हर दिन यांग एसुंग की शॉप खोलता है, सारे कैबेज बेचता है और लास्ट में वो सारा सामान समेटता भी है, जबकि एसुंग तो बस उसके पास ही बैठी हुई होती है। अब देखते ही देखते 1967 आ जाता है और यांग 18 साल और एसुंग 17 साल के हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी भी यांग एसुंग का सारा काम कर रहा होता है और एसुंग सिर्फ साइड में बुक लेकर बैठी होती है। ये देखकर यांग की मॉम एसुंग से कहती है कि क्या तुम्हारे हाथ नहीं है जो तुम सारा काम यांग से करवाती हो। एसुंग कहती है कि मैंने इसे थोड़ी कहा, ये तो खुद ही करता है। एक और लेडी कहती है कि अगर यांग की दादी इन्हें साथ में देखेंगी तो इन्हें मार ही डालेंगी। इतने में ही यांग की दादी भी वहाँ पर भड़कते हुए आ जाती है और उन्हें दूर से देखकर ही एसुंग भागने लगती है। वो आते ही एसुंग की सारी कैबेजेस जमीन पे गिरा देती है और यांग की मॉम को डांटते हुए कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि इन दोनों को साथ में नहीं बैठने दिया करो। वैसे भी लड़कियों पर अपनी माँ का साया होता है और इस लड़की पर भी अपनी मॉम का ही साया है। अब उनकी ऐसी बात सुनकर एसुंग को भी गुस्सा आ जाते हैं उन पे और वो जोर से चीख कर कहने लगती है कि मेरी मॉम को बीच में मत लाओ, वैसे भी मुझे आपके ग्रैंडसन में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो खुद ही मेरे पीछे पड़ा रहता है। और ये कहकर वो वहाँ से भागने लगती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं पे एंड हो जाता है। पार्ट 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे पार्ट 1 खत्म हुआ था। एसुंग यांग की दादी को देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम यांग को देखते हैं जो कि एसुंग के शूज लेकर वहाँ से जा रहा होता है। थोड़ा आगे जाते ही उसे एक जगह पे एसुंग बैठी हुई मिलती है और वो उसे शूज पहनाने लगता है। वो यांग से कहती है कि एक फिश बेचने वाला और एक डाइव हंटर की बेटी दोनों बराबर ही तो हैं। वो दोनों वहाँ से उठ के जाने लगते हैं और रास्ते में भी एसुंग उससे यही कह रही थी कि हम दोनों साथ में घूमते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक भी करते हैं, और ये भी नहीं कि मैं तुमसे शादी के लिए मरी जा रही हूँ। वो कहती है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मुझे दे भी देंगे तो भी मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगी। मैं पागल थोड़ी हूँ जो किसी साइलेंट लड़के से शादी करूँ, मैं तो सियोल में रहने वाले किसी अच्छे लड़के से शादी करूंगी और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो कहती है कि तुम इतना चुप क्यों हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर यांग भी जलकर कहता है कि तुम पहले अपना हाथ मेरी पॉकेट से निकालो और इस सियोल वाले लड़के की पॉकेट में डालो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एसुंग ने वाकई अपना हाथ यांग की पॉकेट में डाला हुआ होता है। जिसके बाद हम यांग की दादी और उसकी मॉम को देखते हैं। यांग की मॉम उसकी दादी से कह रही थी कि आप उन दोनों के ऐसे पीछे मत पड़िए, कहीं गुस्से में आके वो कुछ कर ही ना दे। तो उसकी दादी कहती है कि इसी बात को तो डर है मुझे, कहीं आधी रात को वो दोनों भी तुम्हारी नाक के नीचे से भाग ना जाए जैसे कि तुम भागी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि यांग की मॉम ने भी भाग के शादी की थी। वो कह रही होती है कि यांग वैसे भी अभी जवान है और वैसे भी उसे सिर्फ एसुंग से सिंपैथी है, थोड़े दिनों में उसका मन भर जाएगा तो वो खुद ही उसे छोड़ देगा, आप ज्यादा टेंशन ना लें। तो उसकी दादी कहती है कि इस खानदान के मर्दों पे मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, औरतों को देखकर वैसे भी सब लट्टू हो जाते हैं, कहीं तुम्हारे हाथ से ही ना निकल जाए। तो उसकी मॉम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बचपन से वो सिर्फ उस लड़की पे तरस सिखाता है, शादी कभी भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ एसुंग यांग के हाथ में बहुत सारी मछलियों को देखती है तो कहती है कि आज भी इतनी सारी मछलियाँ, मेरी तो किस्मत ही चमक गई, अगर तुम मुझ पे तरस नहीं खाते तो मेरा क्या होता। यांग कहता है कि अगर मुझे तरस खाना होता ना तो मैं किसी भिखारी पे खाता, लेकिन एसुंग की तो अब तक वही बात थी कि अगर तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आता तो तुम अब तक मुझे बचपन से खिलाते क्यों आ रहे हो। अब उसकी ऐसी ऐसी बातों से तंग आकर यांग एसुंग को चुपके से किस कर लेता है और कहता है कि मैं कभी किसी भिखारी पे तो किस नहीं करूंगा, बस अब तुम समझ जाओ कि मुझे अपनी दादी के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ रहना है। एसुंग तो अब तक शौक में ही थी, वो उससे कहती है कि नाक पर कौन किस करता है और ऐसी बातें कौन करता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं और वापस से एसुंग को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा ओल्ड हो चुकी होती है। वहाँ पर तो और लोग भी बैठे हुए थे, उसमें से एक लड़की पूछती है कि माँ क्या पापा आपका पहला प्यार थे। तो एक लड़का कहता है कि बेशरम, माँ से ऐसे सवाल कौन पूछता है, लगता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही पिक्चर्स देखने लग गई हो। उस रूम में 2 और लोग भी आते हैं, जिसके बाद एसुंग किचन में जाके खाना बनाने लगती है और सोचती है कि काश मुझे पता होता कि वो बहार ही मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बहार थी तो मैं उसे दिल खोल कर जीती। जिसके बाद वो अपने पास्ट को याद करती है और हम उस पास्ट में पहुंच जाते हैं। वो दोनों उसी खेतों में से चलते हुए जा रहे होते हैं। एसुंग तो अभी भी यही कह रही होती है कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करने वाली, और हम यांग को देखते हैं जो भाई साहब चल भी नहीं पा रहे होते, जिस पर एसुंग कहती है कि चुपचाप सीधा चलो
लो। जिसके बाद हम एसुंग को देखते हैं, वो बहुत खुश लग रही होती है और डांस करते करते अपने घर तक पहुंच जाती है। घर पर आकर वो अपने छोटे भाई को खाना खिलाती है और अपनी बहन को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी खुशी 2 पल में गायब हो जाती है जब वो अपने स्टेप फादर के साथ किसी लेडी को देखती है। रात में एसुंग अपने रूम में लेटी हुई होती है और उसके स्टेप फादर और वो लेडी आपस में बातें कर रहे होते हैं। बातें नहीं कर रहे होते बल्कि लड़ाई कर रहे होते हैं। वो लेडी उनसे कह रही होती है कि मैं तुम्हारी मरी हुई बीवी की बेटी का ध्यान क्यों रखूं। एसुंग के फादर तो उसे बार बार चुप रहने का इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन वो लेडी और जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर इतना डर क्यों रहे हो उससे। तो उन्हें चुप कराने के लिए वो उनके मुंह पे ही हाथ रख लेते हैं, लेकिन फिर भी वो लेडी कह रही होती है कि यहाँ तुम्हारी बेटी की मनमानी नहीं चलेगी। ये सारी आवाजें एसुंग को भी अपने रूम में साफ साफ आ रही होती हैं, इसीलिए वो तंग आकर अपने रियल फादर के घर आ जाती है, जहाँ पर हम उसे अपनी दादी के साथ बैठा हुआ देखते हैं। वो यहाँ आई तो रहने के इरादे से थी, लेकिन उन सब की हालत देखकर वो पूछती है कि क्या यहाँ पर एक ही रूम है और आप सब एक साथ ही सोते हो। जहाँ हमें पता चलता है कि अब उसकी दादी और उसके अंकल वगैरह सब गरीब हो चुके हैं और उसका अंकल जुए में सब कुछ हार चुका होता है। वो अपनी दादी से कॉलेज जाने की भी बात करती है कि वो उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दें। उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हें फैक्ट्री जाना चाहिए और हमारे साथ काम में हाथ बटाना चाहिए, लेकिन इसकी जगह तुम्हें तो उस घर को पालना है ना। कॉलेज तो आज तक मेरा बेटा जोंगुक भी नहीं गया। लेकिन उसकी दादी पूछती है कि क्या सच में तुम कॉलेज जाना चाहती हो। उसके अंकल तो और भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अपने सौतेले बाप को बोलो ना फीस भरने के लिए, जिसके लिए तुम आज तक काम करती आई हो। हमारे पास वैसे भी तुम्हें देने के लिए भीख नहीं है। तो ये सुनकर उसकी दादी उन्हें चुप करवा देती है। नेक्स्ट सीन में एसुंग घर के बाहर खड़ी हुई उस लेडी से कह रही होती है कि मेरी माँ की फोटो को बाहर निकालने की हिम्मत कैसे हुई। तो वो लेडी उससे पूछती है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने शौहर की मरी हुई बीवी की फोटो के साथ रहूं। ये सुनकर एसुंग पीछे देखती है और कहती है कि आप लोग सब क्या कर रहे हो। इन्होंने हमारी मरी हुई माँ की फोटो को बाहर फेंक दिया है और वो लोग सब तो मजे से कुल्फी खा रहे होते हैं बैठकर। एसुंग कहती है कि तुम लोग सब तो एक कुल्फी में ही बिक गए। फिर वो अपने स्टेप फादर से कहती है कि चलें आप सब कुछ भूल जाएं और मेरे पैसे वापस कर दो। ये सुनकर वो लेडी कहती है कि तुमने अपनी बेटी से भी पैसे लिए थे क्या। एसुंग कहती है कि मेरे पैसे वापस कर दें और आपने कहा था कि अगर मैं आपके बच्चों को बड़ा करूंगी तो आप मुझे कॉलेज में एडमिशन भी दिलवाएंगे। मैंने तो आपके लिए गोभियां भी उगा कर भेजी। आपने कहा था कि आप मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। वो लेडी एसुंग को बताती है कि इस आदमी ने तुमसे भी झूठ बोला और ये मुझसे भी झूठ बोलता आ रहा है और मेरे साथ भी ये इसलिए रह रहा है क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम एसुंग को उसके अंकल के सामने देखते हैं और उसके अंकल उससे जॉब करने के लिए कह रहे होते हैं। वो न्यूज़पेपर में जॉब से रिलेटेड उसे आर्टिकल्स दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि हर मंथ की सैलरी में से तुम आधी मुझे दे देना। लेकिन एसुंग उन्हें मना कर देती है कि नहीं, अब मैं कोई भी जॉब नहीं करने वाली और ना ही अब मैं अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखूंगी। उसके अंकल कहते हैं तो तुम रहोगी कहाँ पर। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम इस छोटे से कमरे में रहोगी और हम पे बोझ बनोगी। वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस पर अंकल उसे समझाते हैं कि देखो बेटा, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ तुम्हें फ्री में रहने दिया जाए। जिसके बाद एसुंग रोते रोते यांग के पास पहुँच जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं। वो कहती है कि क्या तुम अपनी दादी के खिलाफ जा सकते हो। तुम नहीं जा सकते ना। और इतना कह के वो जोर जोर से रोने लग जाती है। वो कहती है कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है और मेरे अंकल मुझसे कह रहे हैं कि मैं जाकर जॉब करूं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा है जिसे मेरी फिक्र है और वो तुम हो। और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। जिसे कंसोल करने के लिए यांग उसके लिए पोइट्री पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसकी पोइट्री सुन के एसुंग कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे कॉलेज भिजवा पाओगे और मेरे पोइट बनने का क्या होगा। यांग कहता है कि देखो, मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर तो एसुंग और ज्यादा रोने लगती है और उससे कहती है कि कम से कम कह तो दो कि कर सकोगे, एटलीस्ट झूठी तसल्ली दे दो। मेरे लिए कहो कि तुम चांद तारे तोड़ के लाओगे। और फिर और ज्यादा रोते हुए कहने लगती है कि पता नहीं मैं तुम जैसे लड़के के साथ कैसे रहूंगी। यांग तो उसे हग ही कर लेता है और कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने अपने घर से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। एसुंग तो अपने घर से सारी ज्वेलरी और सब कुछ लेकर भाग रही होती है। वो सोचती है कि माना कि मैं भाग रही हूँ, लेकिन मैं वो सब लेकर भागूंगी जिस पर मेरा हक है। एसुंग यांग से मिलती है और उससे कहती है कि तुम पक्का बाद में पछताओगे तो नहीं ना, क्योंकि अगर हमने एक बार जेजू छोड़ दिया तो हम वापस यहाँ पर कभी नहीं आ पाएंगे।
अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अभी पीछे हट सकते हो। लेकिन यांग कहता है कि तुम्हें पता है कि 19 सालों में मैं कभी भी इतना खुश नहीं हुआ। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हम उन दोनों को एक शिप पर देखते हैं। शिप का कैप्टन उन दोनों से उनकी आईडी मांग रहा था, लेकिन वो दोनों तो बुत बनकर बैठे थे और उस कैप्टन को जवाब ही नहीं दे रहे थे। कैप्टन कहता है कि हमें अपनी आईडी दिखाओ, नहीं तो हम तुम्हें नॉर्थ कोरिया के जासूस समझेंगे। वो पूछते हैं कि क्या तुम दोनों भाग कर आए हो। एसुंग कहती है कि आप ये सब क्या पूछ रहे हैं, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि आजकल के बच्चे खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हैं। यांग तो उस कैप्टन को एक रिंग देकर उसका मुंह बंद करवाने का सोच रहा था, लेकिन एसुंग उसे रोक देती है और उस कैप्टन को कहती है ठीक है, फिर फेंक दो हमें आप पानी में। कैप्टन उसे कहते हैं कि इतनी अकड़ किस बात की है, तुम बहुत ज्यादा अमीर हो क्या, या तुम्हारा बाप कोई बहुत बड़ा लीडर है। लेकिन एसुंग तो अभी भी यही कह रही थी कि हमें नीचे फेंक दो आप। लेकिन कैप्टन कहते हैं कि पहले ये बताओ कि तुम दोनों हो कौन। जिस पर एसुंग कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब आप ही बताएं, बच्चे शादी थोड़ी ना करते। और यांग तो भाई वो तो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है उसकी बात सुनकर। कैप्टन भी एसुंग की बात सुनकर चुप हो जाते हैं और वो यांग को खींचकर वहाँ से ले जाती है। वो दोनों ही बुसान पहुंच जाते हैं और अपनी ज्वेलरी बेचने के लिए एक ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो लेडी उनसे आईडी ही मांग रही होती है। एसुंग तो उससे कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वो लेडी उनसे पूछती है कि इतनी ज्वेलरी कहाँ से आई, क्या किसी की चोरी करके लाए हो। एसुंग कहती है कि नहीं, वो ज्वेलरी तो इसकी दादी की है। लेकिन अभी भी उस लेडी को उन दोनों पर शक था। वो उससे उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ पूछती हैं और बातों बातों में यांग के मुंह से निकल जाता है कि वो दोनों भाग कर आए हैं। ये सुनकर वो लेडी उन दोनों से वो ज्वेलरी लेने के लिए मना कर देती हैं। जिसके बाद हम उन दोनों को एक होटल पे देखते हैं और वो होटल वाले भी उनसे आईडी ही मांग रहे होते हैं। लेकिन एसुंग बहाना बनाते हुए कहती है कि यहाँ आते टाइम हमारा पर्स और हमारी आईडी वगैरह सब कुछ चोरी हो गया। जिसके बाद वो दोनों उसे ज्वेलरी दिखाकर कहते हैं कि क्या इसके बदले हमें एक रूम मिल जाएगा। लेकिन वो आदमी उन दोनों को ही मना कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर एक लेडी आती है और उन दोनों को देखकर पूछती है कि क्या आज तुम लोगों का हनीमून है। वो लोग भी कह देते हैं कि हाँ। तो ये सुनकर वो लेडी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम पैसे कल दे देना। रूम में आने के बाद यांग उससे कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो और मैं फैक्ट्री में काम कर लूंगा। वो कहती है तुम्हें पता है कि मैं यांग से शादी क्यों कर रही हूँ, जो जेजू का सबसे ज्यादा बेकार लड़का है, क्योंकि तुम सच्चे हो और धोखेबाज नहीं हो सकता है कि हम भूखे रह ले, लेकिन मुझे पता है कि तुम कभी भी मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए लोहे की वो कुल्हाड़ी हो जो अगर मुझे कोई सोने और चांदी का लालच दे तो भी नहीं लूंगा। वो कहता है कि कोई तुम्हें सोने या चांदी की कुल्हाड़ी दे भी नहीं रहा। जिस पर वो कहती है कि सच में बेवकूफ हो। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है। जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि यांग और एसंग के पास पैसे ना होने के बाद भी होटल वाली लेडी उन्हें रूम दे देती है। जिसके बाद हम एसंग के स्टेप फादर और उनकी वाइफ को देखते हैं। उसके फादर कहते हैं कि वो तुम्हारी सारी ज्वेलरी ले गई, फिर भी तुम हंस रही हो। तुम्हें पता है वो तुम्हारी येलो कलर वाली ड्रेस भी ले गई है। उनकी वाइफ कहती है कि तुम्हें पता है कि उस लड़के के घर से सोने का मेंढक और काफी सारी ज्वेलरी गायब है। इसका मतलब एसुंग सोने के मेंढक को भी उड़ा लेगी और उनके बेटे को भी। उसके फादर कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। वो कहती है क्योंकि तुम्हें पता है कि उसकी दादी भी बेहोश हो गई थी। उसके फादर कहते हैं कि हाँ, मैंने सुना है कि शिप में भी उन लोगों ने बहुत हंगामा किया है। सुना है एसुंग तो जहाज के कप्तान से लड़ने लग गई थी। जब उन दोनों को भूख लगेगी ना तो देखना है एक दूसरे को ही काट खाएंगे। जिसके बाद वहाँ पर यांग की मॉम आती हैं और उनसे पूछती हैं कि मुझे बताओ कि एसुंग कौन से कपड़े पहनकर भागी है। वो उस लेडी से कहती है कि मैंने सुना है कि उसने तुम्हारे कपड़े चुराए हैं। उसके फादर पूछते हैं कि क्या तुम उन्हें ढूंढने जा रही हो, इतने बड़े शहर में तुम्हें वो दोनों कहाँ मिलेंगे। यांग की मॉम कहती है कि बकवास बंद करो और चुपचाप इसमें लिखो कि वो कौन से कलर के कपड़े पहन के भागी है। वो लेडी कहती है कि मेरे पास कपड़ों का पूरा अंबार है, मुझे क्या पता कि वो कौन से कपड़े लेके भागी है। जिसके बाद हम होटल का सीन देखते हैं। वो लेडी यानी होटल की ओनर उन दोनों के लिए खाना लाई होती है और उनसे कहती है कि सारा खाना बिल्कुल फ्री है। वैसे भी बुसान वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। उन दोनों को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि पहले रहने की जगह फ्री मिल गई और फिर खाना भी फ्री मिल गया। लेकिन इन दोनों को क्या पता कि असल में अब इनके साथ होने क्या वाला है। वो लेडी कहती है कि मैंने कमरा भी गर्म कर दिया है, वैसे भी बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, इसलिए तुम लोग बाहर मत निकलना और अपना खाना एंजॉय करके आराम से सो जाना। जिसके बाद हम यांग की मॉम को देखते हैं जो शिप में बैठकर कहीं जा रही होती हैं एंड आई थिंक वो इन दोनों को ढूंढने के लिए बुसान ही आ रही हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एसुंग उठती है और सामने लगे फैन को देखती है कि वो तो टूटा हुआ है। वो यांग से पूछती है कि तुमने तोड़ा है क्या। यांग कहता है कि नहीं, आई थिंक कोई स्क्रू निकल गया है,
बस वो हमसे इस चीज के पैसे ना मांग ले। एसुंग कहती है कि ऐसा नहीं होगा, वैसे भी बुसान वालों का दिल बहुत बड़ा है। जिसके बाद उनके डोर के नीचे से उस होटल का बिल आता है। यांग कहता है कि पर उन्होंने तो कहा था कि यहाँ का खाना पीना सब फ्री है। जिसके बाद यांग अपना सूटकेस ढूंढने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उनका सारा सामान और सूटकेस उनके रूम में से गायब है। जिसके बाद वो दोनों उस होटल के ओनर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहीं गेस्ट में से तो कोई चोर नहीं था, लेकिन उल्टा वो ओनर तो उन्हें कह रहा होता है कि फजूल की एक्टिंग बंद करो और उस रूम का रेंट निकालो, और जो तुम लोगों ने पंखा तोड़ा है उसके भी पैसे निकालो। एसुंग कहती है लेकिन वो पंखा अपने आप कैसे टूट गया, जरूर चोर धीरे धीरे आया होगा और उसी से टूटा होगा। वो ओनर कहता है कि बस करो, जरूर तुमसे ही टूटा होगा और तुम तोड़कर दूसरों पे नाम लगा रहे हो। यांग कहता है कि हम दूसरे गेस्ट से भी तो पूछ कर देख सकते हैं, जरूर उन्हें कुछ पता हो। लेकिन वो ओनर कहता है कि अच्छा अब हम ढिंडोरा पीटे कि हमारे यहाँ चोरियां भी होती हैं। तभी पीछे से वो लेडी यानी उनकी वाइफ आती है और उन्हें कहती है कि मैंने तो कोई सामान नहीं देखा था तुम्हारे पास, तुम लोग तो खाली हाथ आए थे ना। उनकी एक छोटी बेटी भी होती है, वो उससे भी पूछती है कि बेटा इनके पास कोई सामान था क्या, लेकिन वो भी मना कर देती है। वो ओनर कहता है कि एक तो हमने तुम पे तरस खाया कि तुम्हारे पास सामान नहीं है और तुम हमें ही चूना लगा रहे हो। एसुंग कहती है कि नहीं, हमारा सूटकेस हमारे पास ही था, हमने सूटकेस नीचे छुपाया हुआ था और फिर हमने चाबी ली थी। तो उस ओनर की वाइफ पुलिस बुलाने की बात करती है और कहती है कि ठीक है, हम पुलिस को बता देते हैं कि ये माइनर्स घर से भी भाग कर आए हैं। ये सुनकर वो दोनों ही चुप कर जाते हैं। जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन में यान की मॉम को देखते हैं, जो कि उन्हें ढूंढते ढूंढते पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई थी। होटल में एसुंग और यांग तो अभी भी उनसे यही कह रहे होते हैं कि तुम दोनों ने हमें कमरा और वो ड्रिंक्स क्यों दी, जबकि हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। अब ये सब सुनकर होटल का ओनर उनसे कहता है कि ठीक है, फिर हम पुलिस को ही बुला लेते हैं और उन्हें ये भी बता देते हैं कि तुम दोनों घर से भाग कर आए हो, आने तो तुम्हारे घर वालों को जेजू से, अब तो वही तुम्हें बताएंगे। यांग कहता है कि एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि हम जेजू से आए हैं। वो लोग तो ये सुन के कंफ्यूज ही हो जाते हैं और उनको वापस से पुलिस बुलाने की धमकी देने लगते हैं। यांग कहता है कि हमारे सूटकेस में हमारे बोर्डिंग पास थे। यांग को समझ आ जाता है कि वो चोरी इन्हीं लोगों ने की है। एसुंग तो वहीं पर लेट कर रोने लग जाती है कि हमारा सूटकेस, मुझे अपना सूटकेस वापस चाहिए, हमारे पास तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है और उसमें तो मेरी मॉम की तस्वीर भी थी। वो वहाँ पर लेट कर बच्चों की तरह रो रही थी। अब इसको देखकर यांग कहता है कि सबसे पहले तुमने हमें तरस खा के रूम दिया, इसके बाद तुमने हमें ड्रिंक्स पिलाई जिससे हम बेहोश हो गए और तुम लोगों ने हमारा सामान चुरा लिया। वहाँ पर बहुत सारे टॉवल्स भी लटके हुए थे जिन पे अलग अलग नेम्स लिखे हुए थे। तो एसुंग उन्हें देखती है और कहती है कि मुझे तो लगता है ये सारे टॉवल्स भी चोरी के हैं। वो लेडी कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास कोई सबूत है, बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ, वरना हम अपनी पर आ गए तो तुम्हें भी बेच देंगे। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को रोड पे बैठा हुआ देखते हैं। वो दोनों ही बिल्कुल शॉक्ड में बैठे हुए होते हैं। एसुंग कहती है कि अब हम क्या करेंगे, उसमें मेरी मॉम की इकलौती तस्वीर थी और साथ साथ सोने का मेंढक भी गया। यांग तो ये सब सुनकर अपना सर ही पकड़ लेता है। वो कहती है कि हमें फ्री की चीजें लेने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो हम उस स्टोरी के बच्चों की तरह है जिसे चुड़ैल ने चॉकलेट्स और टॉफीज का लालच देके फंसा लिया था। यांग कहता है कि ऐसी कौन सी स्टोरी, मैंने कभी सुनी नहीं। एसुंग कहती है मुझे तो लगता था कि वो दुनिया के सबसे बेवकूफ बच्चे थे, खुद चॉकलेट और टॉफीज खाते रहे ये जाने बिना कि उन्हें ही खाया जाने वाला है। यांग भी आगे की स्टोरी जानने के लिए क्यूरियस हो रहा था। वो पूछता है कि फिर क्या हुआ, वो बच गए। एसुंग कहती है कि नहीं, मर गए वो लोग। यांग कहता है कि कौन, वो बच्चे? जिस पर एसुंग कहती है कि नहीं, उन बच्चों ने चुड़ैल को मार दिया और बहुत ही क्रीपी सा फेस बनाकर कहती है कि उसे भट्टी में डालकर उन्होंने जिंदा जला दिया और उस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई, उसे मारकर और उसका सारा सोना चांदी लूटकर उन्होंने जिंदगी भर ऐश किया। यांग तो उसे देख के डर ही जाता है और सोचता है कि अचानक से इसको क्या हो गया। जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि उस होटल में एक और लेडी जा रही है और उसके साथ भी यही सब हो रहा होता है। वो होटल वाली लेडी उसे कह रही होती है कि यहाँ पर तो सब कुछ फ्री है, वैसे बुसान वालों का दिल बहुत बड़ा है, मैंने रूम भी गर्म कर दिया है तो तुम आराम से सो भी सकती हो। यांग और एसुंग भी पीछे से चुपके से होटल में घुस आते हैं। वो लोग छुपके से उस लेडी का डोर नॉक करते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं कि जैसे ही आप खा पी कर सो जाएंगी वो लोग आपका सारा सामान लूट लेंगे। यांग कहता है कि बस चाहे कुछ भी हो जाए आप लाइट मत बंद करिएगा। जिसके बाद वो लेडी करती भी ऐसा ही है। अब जब वो दोनों देखते हैं कि इनके रूम की तो लाइट ही नहीं बंद हो रही, तो उनको लगता है कि शायद वो लेडी जाग रही है अभी भी और उनका चोरी करने का प्लान फ्लॉप हो जाता है। तो वहाँ का ओनर कहता है कि कल इनसे डबल पैसे लेंगे।
यांग और एसुंग जो कि अभी होटल में ही थे, एसुंग उससे कहती है कि हम सबसे पहले अपना सामान ढूंढेंगे और अगर हमारा सामान नहीं मिला तो हम उनका कैश बॉक्स लेके वहाँ से भाग जाएंगे। चोरी करने के नाम पे यांग के तो हाथ ही कांपने लग जाते हैं। वो कहती है कि इसे चोरी थोड़ी ना कहते हैं, वैसे भी जितने का हमारा सोने का मेंढक था ना, वैसे तो इनके पूरे घर में पैसे भी नहीं होंगे। लेकिन यांग के तो अभी भी हाथ पैर कांप रहे होते हैं और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं। लेकिन एसुंग को पता था कि इसको कैसे ठीक करना है। वो उसे हनी कहती है, जिसके बाद यांग में पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो खुद उनके रूम में जाकर अपना सामान ढूंढने लग जाता है। यांग तो कैश बॉक्स उठा के भागने लगता है, लेकिन तभी एसुंग देखती है कि उसका क्लिप उनकी बेटी के बालों में है। वो एसुंग से कहता भी है कि तुम छोड़ो, जाने दो, मैं तुम्हें दूसरी ले दूंगा। लेकिन फिर भी एसुंग निकालने की ट्राई करती है और इतने में ही उनकी बेटी उठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इतने में वो दोनों भी उठ जाते हैं। वो उन दोनों के पीछे भागने लग जाते हैं और वो लेडी एसुंग को पकड़ लेती है और पूरा उसके ऊपर ही बैठ जाती है। वो लेडी कहती है कि मैं बहुत संकी औरत हूँ, इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए हमारा कैश बॉक्स नीचे फेंको। यांग थोड़ा दूर जाता है, वो कैश बॉक्स फेंकता है और भागकर उनके पास आने लगता है। मौका देखकर एसुंग भी उस लेडी के बाल खींचने लग जाती है और यांग जो भागकर आ रहा था वो भी उसके हस्बैंड को मारने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को ही पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ देखते हैं। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की अच्छी खासी किसी ने खातिरदारी की है। पुलिसमैन एसुंग को एक फाइल मारने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही यांग अपना हाथ आगे ले आता है। वो पुलिस वाला यांग से कहता है कि एक पुलिस वाले को बीच में रोकने की हिम्मत कैसे हुई, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एसुंग कहती है कि क्या तुम कोई कमिश्नर हो। वो पूछती है कि उस लेडी ने कंप्लेन ही क्या की है, सिर्फ यही कि हम दोनों घर से भाग कर आए हैं, ना हमने कोई चोरी की है और ना ही हमने किसी को मारा है। हम दोनों तो माइनर्स हैं, पुलिस को हमारी हिफाजत करनी चाहिए और उसकी जगह पुलिस हमारे साथ ये कर रही है। उसकी स्पीच सुन के सामने वाला ऑफिसर कहता है कि तुम्हें तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। वहीं पीछे बैठा कोई ऑफिसर कहता है कि ये दोनों तो जेजू आइलैंड के हीर और रांझा लग रहे हैं। वो ऑफिसर कहता है कि हमें इन दोनों के घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन सामने बैठा ऑफिसर मना करता है और कहता है कि इन दोनों की कंप्लेन इनकी मदर ने ऑलरेडी लिखवाई हुई है। एक लंबा चौड़ा लड़का और एक नटखट सी लड़की। इन दोनों के गेटअप को देखकर तो यही लगता है कि वो लेडी इन दोनों को ही ढूंढ रही थी। तभी पुलिस स्टेशन में यांग की मॉम भी आ जाती हैं और सामने खड़े अपने बेटे का हालचाल पूछने की जगह वो अपने सोने के मेंढक के बारे में और अपनी चीजों के बारे में पूछ रही होती हैं। अब जो होटल वाली लेडी थी वो उन दोनों की चुराई हुई ज्वेलरी को बेचने के लिए आई होती हैं और बहाना बना के कहती हैं कि मेरे हस्बैंड तो मुझ पर जान छिड़कते हैं, वो हर एनिवर्सरी को मुझे एक गहना ला के देते हैं और मुझसे कहते हैं कि मेरे लिए सबसे कीमती गहना तो तुम ही हो। हमारी अलमारी तो इन कीमती गहनों से भरी हुई है और मैं तो बस पुराने गहने निकाल रही हूँ। ये वही ज्वेलरी शॉप की ओनर होती हैं जिनके पास यांग और एसुंग भी अपनी ज्वेलरी बेचने के लिए आए होते हैं। अब उन सारी ज्वेलरी को देखकर और उस सोने वाले मेंढक को देखकर वो समझ जाती है कि ये सारा सामान किसका है। वो समझ जाती है कि क्या हुआ होगा और वो उस लेडी से पूछती है कि जब पिछली बार तुम यहाँ पर आई थी तब भी तुमने यही कहा था कि तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है और तब तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। वो कहती है कि नहीं, उस टाइम तो मेरा बर्थडे था, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। जिसके बाद हम उस लेडी को अपने होटल में देखते हैं और वहाँ पर यांग की मॉम भी होती हैं। यांग की मॉम उस ओनर लेडी को तंग करने के लिए उनके पास आए हुए गेस्ट से पैसे लेने लगती है कि ये पैसे तो मुझे मिलने चाहिए, इन्होंने तो मेरा सामान चुराया है, अब जब तक मेरे सामान के पैसे पूरे नहीं हो जाते ये सारे पैसे मैं लूंगी। वो दोनों उस गेस्ट के सामने ही लड़ने लग जाती है और बहस करने लग जाती है, जिसे सुन के वो गेस्ट तो भाग ही जाता है। यांग की मॉम उनसे पूछती है कि तुम जानती हो कि जेजू में एक भी चोर क्यों नहीं है। वो कहती है क्यों, जेजू में सिर्फ शरीफ लोग रहते हैं क्या। मॉम कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम चोरों की नाक में दम कर देते हैं, किसी चुड़ैल की तरह उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें इतना तंग करते हैं कि वो अपने बाल पकड़ के नोचने लगते हैं। और वहीं पर डट के बैठ जाती है और कहती है कि मैं अपने हक के पैसे मांग रही हूँ, कुछ गलत नहीं कर रही, मैं यहाँ से हिलने भी नहीं वाली जब तक मुझे अपना सोने का बड़ा वाला मेंढक ना मिल जाए। वो ओनर कहती है कि क्या बड़ा वाला मेंढक। यांग की मॉम कहती है कि हाँ, मेरा मेंढक बहुत बड़ा था। जिस पर ओनर कहती है कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारा छोटा वाला मेंढक मिला है, कोई बड़ा वाला मेंढक नहीं मिला। अंदर बैठी उनकी बेटी ये सुन के कहती है कि अब कोई फायदा नहीं है, आप सोने का मेंढक वापस दे दो। यांग की मॉम कहती है कि नहीं, अब देर हो चुकी है, अब तो मैं सोने का बड़ा वाला मेंढक ही लूंगी। जिस पर वो ओनर कहती है कि मुझे पता है कि वो मेंढक तुमने भी चुराया ही होगा
और उसे पुलिस को बुलाने की धमकियां देने लगती हैं। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों तो एक दूसरे का बाल ही खींचने लगती हैं, जिसके बाद पीछे से घर में पुलिस आ जाती है। असल में वो जो ज्वेलरी की ओनर थी ना, उन्होंने इनके खिलाफ कंप्लेन कर दी थी। पुलिस कहती है कि कुछ शर्म करो, हम तुम्हें 10वीं बार अरेस्ट कर रहे हैं, कम से कम अपनी बच्ची का ही कुछ सोच लो। लेकिन वो ओनर जाते जाते भी अपने हस्बैंड को खास तनकीद करते हुए जाती है कि अब से किसी भी जेजू आइलैंड वाले को कोई भी रूम नहीं देना। यांग और एसुंग भी बाहर स्ट्रीट पे बैठे हुए थे और मजे से उस ओनर को पुलिस के साथ जाता हुआ देख रहे थे। जिसके बाद यांग की मॉम सामने से चलते हुए आती है और उनसे कहती है कि देखा, मैंने कर दिखाया। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि उस होटल की ओनर को पुलिस पकड़ के ले जाती है। यांग और एसुंग भी बाहर ही बैठे बैठे मजे से ये सब देख रहे होते हैं। जिसके बाद यांग की मॉम उन दोनों के पास आ रही होती है और उनके हाथ में वो बैग भी होता है जो कि उस लेडी ने चुराया था। वो यांग के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने रिंग्स कहाँ रखी है, तुम अपने साथ रिंग्स भी लाए थे ना। पीछे से एसुंग कहती है कि हम जो भी लाए थे वो सब कुछ बैग में ही था। उसकी मॉम कहती है कि हस्बैंड तो निकम्मा था ही, अब बेटे को देखो वो भी ऐसा ही है। और एसुंग का हाथ पकड़ के कहती हैं कि चलो घर चलते हैं। और उससे कहती हैं कि तुमने ये क्या कर दिया बेटा, इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों वापस से जेजू आइलैंड आ चुके होते हैं और हम देखते हैं कि एसुंग को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है और लोग एसुंग के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कुछ तो कहते हैं कि अगर इसको भागना ही था तो अकेले भागती, उस लड़की को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी। और कुछ ये बातें कर रहे होते हैं कि वो लड़का तो जेजू के टॉप 4 रनर्स में से एक था। इसका मतलब ये है कि वो अपना पूरा करियर दांव पे लगाकर एसुंग के साथ भागा था। लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर एसुंग काफी ज्यादा डिसहार्ट हो जाती है और वो अपनी सारी बुक्स जलाने लगती है। नेक्स्ट सीन में एसुंग अपनी दादी के सामने बैठी होती है और उसके अंकल उसे बहुत ज्यादा बातें सुना रहे होते हैं कि तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, इस टापू पर कोई भी बात छुपी नहीं रहती, ये पता है ना तुम्हें। मैं पूरी फैक्ट्री में सबसे मुंह छुपाता फिर रहा हूँ, अपने साथ साथ तुमने खानदान के नाम पर भी कीचड़ उछाला है। इस बात पे दादी उसके अंकल को कहती है कि जैसे तुम्हारे बेटे ने बड़े तीर मारे हैं। उसके अंकल कहते हैं कि आप इस लड़की से मेरे बेटे का मुकाबला कर रही हैं। अगर एक मर्द अपने बिजनेस के लिए घर और खेत को बेच देता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आप जोंगुंग पे उंगली उठाना बंद भी कीजिए। तो उसकी दादी कहती है कि बिजनेस के लिए बेचा था या जुए में हारा था वो। उसके अंकल एसुंग से कहते हैं कि अब तुम क्या करोगी, तुम्हें तो फैक्ट्री में जॉब नहीं मिलेगी, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, बस तुम काले साये की तरह हम पर यहीं पे पड़ी रहोगी। एसुंग तो बस उनकी बातें ही सुनी जा रही थी। दादी उसे देखकर कहती है कि चलो तुम बताओ, क्या वो लड़का तुम्हारा साथ देगा। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं जो अपने घर में होता है। उसके पापा उसे डांट रहे होते हैं कि तुमने अपनी दादी का नहीं सोचा जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि खानदान वाले क्या कहेंगे। जिस पर यांग कहता है कि मैं शादी करूंगा उससे, खानदान वाले नहीं करेंगे। ये बात सुनकर उसकी दादी तो उस पर मैच बॉक्स उठा के फेंक देती है। उसके डैड कहते हैं कि मैं अपने पूर्वजों से क्या कहूँगा कि हमारा लड़का एक अनाथ लड़की को घर पे बीवी बना के ले आया। एक स्कूल से निकाली हुई लड़की को इतने बड़े खानदान में भगाकर कौन लाता है। यांग तो शॉक्ड रह जाता है और पूछता है कि मगर उसे स्कूल से क्यों निकाल दिया गया। उसके डैड कहते हैं तो और क्या करेंगे, एक आधी रात को भाग जाने वाली लड़की को वो लोग क्यों अपने स्कूल में रखेंगे। दूसरी तरफ एसुंग के अंकल तो उसे घर से ही बाहर निकाल रहे होते हैं। कहते हैं कि जाओ जाके उस लड़के के साथ ही रहो, वैसे भी तुम दोनों के चर्चे तो पूरे टापू पे हो रहे हैं, अब वही लड़का रखेगा तुम्हें। जिस पर उसकी चाची कहती है कि इसे तो वहाँ पर भी कोई नहीं रखेगा क्योंकि उस लड़के की दादी इनके भाग जाने की वजह से बेहोश हो गई थी। उसके अंकल कहते हैं कि देखा, तुम्हारा नाम तो उस आवारा के साथ जुड़ गया है। तभी यांग वहाँ पर भागता भागता आता है और उसके अंकल से कहता है कि मुझे स्कूल से नहीं निकाला गया है। उसके अंकल कहते हैं तो क्या मैं नाचूं। यांग कहता है कि अगर मुझे स्कूल से नहीं निकाला गया तो इसे क्यों स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन उसके अंकल की सुई तो अभी भी एक ही बात पे अटकी थी कि इतनी कम पढ़ी लड़की को तो कोई जॉब भी नहीं देगा। उसकी दादी कहती है कि क्या तुम सच में इतने अनजान हो, जब दो लड़का लड़की भागते हैं तो लड़के को तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन लड़की के ऊपर पूरी कयामत टूट पड़ती है। भागने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था ना। जिस पर एसुंग कहती है कि भागने का आइडिया तो मेरा था, ये तो मेरी ही बातों में आ गया था। दूसरी तरफ यांग की दादी कह रही होती है कि मैं अपने बेटे को क्यों निकालूं, मैं तो उस लड़की का जीना हराम कर दूंगी। यांग की मॉम कहती है कि अब आप छोड़िए ना, जो होना था वो हो गया, आपने तो मेरे बाल भी खींचे थे, मुझे कुछ हुआ क्या। उसकी दादी कहती है कि बेटा तो गया लेकिन पोते को हाथ से नहीं निकलने दूंगी मैं।
उसकी मॉम कहती है कि अगर आपका यही बिहेवियर रहा तो वो एक बार फिर उसको लेके भाग जाएगा। नेक्स्ट डे यांग की मॉम एसुंग से मिलने के लिए आती हैं और उससे पूछ रही होती है कि तुमने खाना वगैरह सब खाया। एसुंग कहती है कि हाँ वो तो खा लिया था, चाहे जो भी हो जाए मैं खाने को कभी मना नहीं करती। उसकी मॉम कहती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यांग ने अब तक कुछ भी नहीं खाया। जिस पर एसुंग कहती है कि क्या उसने भूख हड़ताल की है। वो कहती है कि नहीं, कौन सी भूख हड़ताल, उसके बाप ने तो उसे चावल का एक दाना भी देने के लिए मना किया है। वो कहती है कि एसुंग बेटा देखो, मुझे तुम्हारी शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करूं, हमारे घर में सिर्फ उसकी दादी की चलती है और किसी की भी नहीं चलती। मैंने तो उस घर में शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम जानती हो उस घर के सारे लोग बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। मैं तो अब तक पछता रही हूँ। और मेरा बेटा 10 सालों तक तुम्हें मछलियाँ देता रहा, वो भी हम घर वालों से लड़कर। एसुंग कहती है लेकिन सिर्फ वो ही थोड़ी देता था, मैं भी तो उसको गोबियाँ देती थी ना। वो कहती है कि देखो वो तुम्हें मछलियाँ कैसे देता था, हमसे लड़ करना, लेकिन अब उसके फादर कह रहे हैं कि वो उसे खानदान से ही बेदखल कर देंगे। मेरे हस्बैंड दिखने में बने हैं लेकिन उनका दिल बहुत ही छोटा है। मैं ही पागल थी जो उनके साथ आधी रात को भाग गई थी, लेकिन शादी के बाद तो जैसे प्यार का सारा भूत ही उतर गया मेरा। शादी से पहले तो तुम बनकर मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता था, लेकिन जैसे ही शादी हुई मेरा हस्बैंड अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गया। और यांग की मॉम अपने खानदान की इतनी बुराइयां इसलिए कर रही थी ताकि एसुंग अपना माइंड बदल ले शादी का। दूसरी तरफ यांग एसुंग के अंकल से शादी की बात करने के लिए आया होता है। उसके अंकल कहते हैं कि देखो हम तो शादी का कुछ भी खर्चा नहीं उठा सकते, यहाँ तक कि हम एक चम्मच भी नहीं दे सकते। यांग कहता है लेकिन मैं उसको बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। उसके अंकल कहते हैं कि कैसे खुश रख पाओगे, तुम्हारी दादी तो उसको कहती है कि एसुंग के ऊपर उसकी माँ का साया है। यांग कहता है लेकिन एसुंग तो मेरे साथ रहेगी, दादी के साथ थोड़ी रहेगी, और मैं उसकी ढाल बन जाऊंगा। अंकल कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन रहोगे कहाँ, क्या तुम्हारे नाम पे कोई अलग घर है। पीछे से एसुंग दरवाजा खोलती है और यांग से कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या मैं कोई सड़ी हुई मछली हूँ जिसे तुम सस्ते में खरीदना चाहते हो। ये देखकर यांग उसके अंकल से पूछता है कि एसुंग को आपने गोदाम में रखा है। एसुंग कहती है कि मेरी तरफ देखो, मैं जहाँ भी रहूँ लेकिन तुमसे शादी कभी भी नहीं करूँगी। यांग थोड़ा गुस्से में कहता है कि पर मैं तो करना चाहता हूँ। वो कहती है क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी शादी नहीं होगी, देख लेना तुमसे ज्यादा अमीर आदमी और तुमसे ज्यादा बड़े खानदान में शादी करूंगी मैं। पीछे से उसके अंकल कहते हैं कि फजूल की अकल मत दिखाओ, तुम्हें वैसे भी अब कोई नहीं मिलने वाला। लेकिन एसुंग कहती है कि मैं इससे कभी भी शादी नहीं करूंगी, मैं इससे शादी करने से पहले मर जाऊंगी, और वापस से गोदाम में चली जाती है। उसके अंदर जाने के बाद अंकल और यांग तो एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं कि अब इसे क्या हो गया। दूसरी तरफ एसुंग एक लड़के से शादी के लिए मिलने आई हुई होती है, लड़के से नहीं बल्कि आदमी से मिलने आई होती है जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे भी हैं। वो पर्सन एसुंग के सामने बैठा अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और उसको फजूल की अकड़ दिखा रहा होता है। वो पर्सन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें सियोल के लड़के से शादी करनी थी, बस तुम ये समझो कि मैं सियोल का ही लड़का हूँ। वो कहता है कि मैं भी काफी ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और मेरी पहली शादी में बस इतना कहते ही वो जोर जोर से टेबल पटकने लग जाता है और रेस्टोरेंट के स्टाफ से कहता है कि अब मेरी चाय कब आएगी। जिसके बाद वो एसुंग से कहने लगता है कि कुछ लोगों ने तुम्हारे चक्कर के बारे में बताकर मेरे कान भरने की कोशिश की, लेकिन मैं इतनी आसानी से किसी को गलत नहीं समझता। मैं तो पूरी दुनिया घुमाऊं तो तुम्हारे छोटा सा चक्कर मुझे घनचक्कर नहीं बना सकता। मैं काफी ज्यादा आजाद ख्याल हूँ और उसकी आजाद ख्याली उसकी हरकतों में दिख भी रही थी। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी ताना नहीं मारूंगा इस चीज को लेकर, और ये कहते ही वो 3-4 ताने मार देता है और फिर उसको कहता है कि चाय पियोगी नहीं, पूरे 50 वॉन की है। ये सुनकर एसुंग चाय को छोड़ ही देती है। जिसके बाद एसुंग की चाची उससे कह रही होती है कि क्या हो गया अगर वो लड़का थोड़ी बड़ी उम्र का है और उसके बच्चे भी हैं, तुम्हें पता है उसके पास पूरी 50 नाव हैं और तुम्हें आगे पढ़ना भी तो है ना। उसने कहा है कि वो तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए भी तैयार है, बस उसके 2 बच्चे ही तो हैं। और फिर खुद से कह रही होती है कि शुक्र है 3 नहीं है। जिस पर एसुंग कहती है कि लगता है कि मेरी किस्मत में नौकरानी बनना ही लिखा है। दूसरी तरफ यांग को भी पता चल जाता है कि एसुंग की किसी आदमी से शादी होने वाली है। जिसके बाद हम एसुंग को और उस पर्सन को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो पर्सन एसुंग की फैमिली को सेकेंड हैंड गिफ्ट दे रहा होता है। एसुंग कहती है कि तुम मेरी फैमिली को वो गिफ्ट क्यों दे रहे हो जो कि तुम्हें भी ऑलरेडी किसी ने दिया है। वो कहता है कि इसमें क्या हो गया, वैसे भी जाना तो पेट में ही है, और वैसे भी मुझे शादी में गिफ्ट्स वगैरह देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शादी में तो वैसे भी लेन देन के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है और कुछ भी नहीं।
हाँ, अगर ये तुम्हारी पहली शादी होती है तो बात कुछ समझ आती है। तुम बस शादी में भी कोई ढंग का सूट पहनकर एक दो पिक्चर्स खिंचवा लेना। दूसरी तरफ यांग एसोंग के अंकल को और उसकी दादी को काफी सारी मछलियाँ लाकर देता है और उससे कहता है कि एसोंग आज से कभी भी खाली पेट नहीं सोएगी, मैं उसे एक से एक मछली लाकर खिलाऊंगा। उसके अंकल कहते हैं कि हमारे यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है। यांग कहते हैं कि क्या आप उसके सगे अंकल हो या आप उसकी सगी दादी हो? आप लोग तो बचपन में भी उसे मछली नहीं देते थे, आखिर वो किसी और की दूसरी बीवी क्यों बने? आप लोग एक 30 साल के बुढ़े से उसकी शादी क्यों करवा रहे हो? वो तो किसी पिक्चर का हीरो भी नहीं लगता, तो आप लोग उससे उसकी शादी क्यों करवा रहे हो? जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि पिक्चर के हीरो के अंधे हैं जो एसुंग से शादी करेंगे। यांग कहता है कि उसका दिमाग इतना तेज है, वो तो दिखने में भी इतनी अच्छी है और दिल भी उसका इतना अच्छा है, तो फिर आप लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो साथ साथ बहुत रो भी रहा था और उन्हें कह रहा था कि एसुंग को मुझे दे दो, इतने सालों से मैं उसको मछलियाँ देता हूँ और इतने सालों से मैं उसकी गोभियाँ बेचता हूँ, क्या दिखाई नहीं देता उसे कि मैं उसे आप सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? तो फिर उसका हाथ आप लोग मेरे हाथ में क्यों नहीं दे रहे हो? उसके अंकल कहते हैं कि वो कोई जानवर है क्या जो मैं उसका हाथ रस्सी से बांध के तुम्हारे हाथ में भिजवा दूं? मैंने तो कहा था उसे कि तुमसे शादी कर ले, लेकिन वो नहीं कर रही है, तो मैं क्या करूं? अब मैं उसका मन कैसे बदलूं? यांग कहता है कि पर मेरे साथ वो ऐसा क्यों कर रही है? उसकी दादी कहती है कि ये जाकर तुम अपनी माँ से पूछो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ही उसे शादी के लिए मना किया है। दूसरी तरफ हम एसुंग को और उस पर्सन को देखते हैं, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। बात क्या कर रहे होते हैं, बल्कि बहस कर रहे होते हैं बुसान वाले किस्से को लेकर। पीछे से यांग और उसके अंकल भी आ जाते हैं। यांग एसुंग का हाथ पकड़ता है और उसे साइड में ले जा रहा होता है, लेकिन एसुंग उससे अपना हाथ छुड़वाती है और पूछती है कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे? यांग कहता है कि तुम मेरे साथ चलो यहाँ से। एसुंग कहती है कि अच्छा, तुम बताओ कि कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, क्या तुम्हारे पास अपना कोई घर है? पीछे से वो पर्सन भी कह रहा होता है कि सड़क छाप लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाने की? यांग उसे गुस्से में चिल्ला के कहता है कि हमारे बीच में मत बोलो। वो पर्सन तो डर के चुप ही हो जाता है। यांग एसुंग का हाथ पकड़ता है और उसे खेत में ले जाता है, उसे जबरदस्ती रिंग पहनाता है और कहता है कि तुम कहीं पे भी नहीं जाओगी, बस मुझसे शादी कर लो। एसुंग कहती है कि क्या होगा इससे, क्या जिंदगी भर घर चल जाएगा या फिर भागकर हम चोरी करेंगे? यांग पूछता है क्या तुम जरूरत के तहत उस पर्सन से शादी कर रही हो? वो कहती है कि उस पर्सन की पहले ही डिवोर्स हो गई है और उसके 2 बच्चे हैं। यांग पूछता है तो फिर क्यों तुम उससे शादी कर रही हो? एसुंग कहती है कि ये सब मैं खुद से भी पूछ रही हूँ कि क्यों, आखिर क्यों मुझे ही स्कूल से निकाला गया, सब मुझे ही बच्चलन कह रहे हैं। वो कहती है कि अब सब खत्म हो गया, आगे पढ़ना, मेरा पोइट्री लिखना, फैक्ट्री वाले भी कम पढ़ी लिखी लड़कियों को काम नहीं देते। यांग कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा ना, और कितनी बार ये बात कहूँ तुमसे? एसुंग कहती है कि कैसे रखोगे, और बचपन में मुझे मछली देने के अलावा किया ही किया है तुमने मेरे लिए, बस मछली लेकर मेरे पीछे पीछे घूमते रहते थे, मैं क्या भिखारी हूँ? यांग कहता है लेकिन तब मैं भी तो 10 का ही था ना, और क्या कर सकता था मैं उस टाइम? एसुंग कहती है कि वो पर्सन मेरा ख्याल रखेगा, मुझे पढ़ाएगा और मेरी पोएम्स भी छपवाएगा। यांग कहता है हाँ, तो मैं भी छपवा लूंगा, मैं मछलियाँ बेचूंगा, मजदूरी करूंगा और कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए। वो गुस्से में उसके रिंग उतारती है और वहीं पर फेंक देती है। वो कहती है कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो मेरा ख्वाब कभी भी पूरे नहीं होंगे, मैं थक गई हूँ जिंदगी से लड़ लड़ के, आखिर अब और कितने दिन में लोगों पर बोझ बन के रहूंगी, अब मैं सिर्फ अमीर बनना चाहती हूँ, और अगर मैंने तुमसे शादी की तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर उससे शादी कर ली तो एटलीस्ट सोसाइटी में मेरी इज्जत तो होगी। तुम तो जानते हो कि मैंने अब तक कैसी जिंदगी जी है, मैं हमेशा ही छोटी छोटी चीजों को लेकर तरसती आई हूँ, तुम तो सब जानते हो, फिर भी ये चाहते हो कि मैं हमेशा ऐसी ही लाइफ गुजारूं। अगर तुम यहाँ रहे तो शादी के बाद भी मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलेगा, तो मुझ पे तरस खाओ और मेरी मदद करो। यांग कहता है कि मैं तुम्हारी खुशियों के आड़े आ रहा हूँ ना। एसुंग कहती है कि देखो, मैं अपनी जिंदगी तभी जी पाऊंगी जब तुम चले जाओगे, और यही सच भी है। ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और नेक्स्ट डे एसुंग उन्हीं खेतों में आती है और वो अपनी फेंकी हुई रिंग को ढूंढने लग जाती है। वो अपने वॉइस ओवर में बताती है कि मैंने 18 साल की उम्र में अपने ही मोहब्बत का दिल तोड़ दिया और उसके बाद मैं खुद भी टूट गई। वो काफी देर तक वहाँ पर रिंग ढूंढती रहती है, लेकिन उसे रिंग नहीं मिलती, और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि एसुंग खेतों में अपने रिंग ढूंढने के लिए आई होती है जो कि उसने फेंक दी थी, उसे वो रिंग नहीं मिलती तो वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है वहीं बैठकर। जिसके बाद हम प्रेजेंट में एसुंग को देखते हैं और एसुंग की एक बेटी भी है। एसुंग कह रही होती है कि बच्चों को हर चीज की कदर होती है लेकिन सिर्फ माँ बाप की नहीं होती।
उसके पास बैठी एक लड़की कहती है लेकिन आप मेरी माँ नहीं है ना। और फिर वो एसुंग की बेटी से कहती है कि ये जब भी ऑमलेट बनाती है तो तुम्हें बड़ा वाला देती है और मुझे छोटा वाला। एसुंग कहती है कि मेरे पास गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है। उसकी बेटी पूछती है कि मॉम आखिर आपने इस खानदान में शादी क्यों की, जिस पर वो कहती है कि मैंने अपना रास्ता खुद चुना था अपनी मर्जी से। उसकी बेटी कहती है कि हाँ लेकिन मैं कभी आपकी जैसी लाइफ तो नहीं जीऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। एसुंग भी उसकी बात पर हंस रही होती है। उसकी बेटी पूछती है इसका मतलब आपको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं। वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं तुम्हारे बाबा के साथ नहीं होती तो आज तुम लोग भी यहाँ पर नहीं होते। उसकी बेटी पूछती है कि मैं अपनी मॉम से नहीं बल्कि एसुंग से पूछ रही हूँ, आपको अफसोस नहीं है अपने फैसले पे। जिस पर एसुंग कहती है कि नहीं, क्योंकि वो एसुंग तो उस दिन बिल्कुल टूट गई थी। जिसके बाद वो अपने पास्ट को याद करती है और हम उसके पास्ट में पहुंच जाते हैं। हम यांग को देखते हैं जो कि शिप में होता है और अपनी ट्रेनिंग के लिए मेनलैंड जा रहा होता है। और सामने खड़ी यांग की दादी उसकी मॉम से कह रही होती है तो आखिर तुमने एसुंग को फंसा ही लिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, अब मुझे लगता है ना कि तुम मेरी बहू हो। जिसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब यांग की मॉम एसुंग से मिलने के लिए गई थी। उस दिन एसुंग ने उनसे पूछा था कि क्या यांग वाकई में जेजू के टॉप 4 रनर्स में से एक है, क्या वो वाकई में मेडल जीत सकता है अगर वो रोज ट्रेनिंग करे तो। यांग की मॉम कहती है कि वो अब तक जीत चुका होता अगर उसका ध्यान भटका ना होता तो, और वो 4th नंबर पे नहीं बल्कि 3rd नंबर पर होता। वो 3rd नंबर वाला तो उस दिन वैसे ही जीत गया था। एसुंग कहती है मतलब यांग 1 नंबर का झूठा भी है, उससे कहा था कि वो सिर्फ दूध और ब्रेड के लिए ट्रेनिंग करता है, और उसने मुझसे कहा था कि वो भागने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो बेवकूफ 10 सालों तक मेरे आगे पीछे घूमता रहा लेकिन अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं ही हमेशा उसका दिमाग खाती रहती थी कि मुझे पोइट बनना है। उसकी मॉम कहती है कि हमारे खानदान के तो सारे मर्द ऐसे ही हैं, जिम्मेदारियों के आगे तो अपनी खुशी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। उसकी मॉम ने उस दिन एसुंग को ये भी कहा था कि अगर यांग तुम्हारे साथ रहेगा तो वो अपने ड्रीम्स, अपनी फैमिली सब कुछ खो देगा। वो कहती है कि यांग को भी तो अपने ड्रीम्स पूरे करने का हक है ना, उसे भी खुश रहने का हक है। एसुंग पूछती है तो इसका मतलब क्या मैं उसकी खुशियों के आगे आ रही हूँ, और बस यही वजह थी कि उस दिन एसुंग ने यांग को इतना सब कुछ कहा था। जिसके बाद हम वही सीन देखते हैं, यांग शिप में होता है और उसका कोच उससे आकर कहता है कि देख लेना, एक बार तुम गोल्ड मेडल जीतोगे ना तो उस लड़की के बारे में सब कुछ भूल जाओगे। जिस पर वो कहता है कि गोल्ड मेडल असली गोल्ड का थोड़ी होता है, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूंगा ऐसा गोल्ड मेडल जीत कर। वो पर्सन कहता है कि अरे यांग क्या हो गया तुम्हें, तुमने ही तो पहले कहा था कि तुम्हें मेनलैंड जाना है, गोल्ड मेडल जीतना है। वो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि एसुंग चाहती थी कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊं। वो पर्सन कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, अब वो जो बोलेगी तुम वही करोगे क्या, अगर वो समुद्र में कूदने का कहेगी तो क्या तुम कूद जाओगे। वो कहता है कि हाँ कूद जाऊंगा, मुझे भागना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर मैं अपनी पूरी जान भी लगा दूं ना तो भी सिर्फ 4th नंबर पर ही आऊंगा, और अगर एसुंग ना होती तो मैं तो लास्ट आता। ये सुनकर वो पर्सन कहता है कि क्या पागल आदमी है ये, और उससे पूछता है कि तुम अभी सियोल क्यों जा रहे हो फिर। जिसकी ये बात सुनकर यांग उस सीन को याद करता है जब एसुंग ने उसे कहा था कि अगर तुम यहाँ नहीं होगे तो मैं और ज्यादा खुश रहूंगी, और यही सच है। जिसके बाद हम एसुंग को देखते हैं, उसके साथ वो पर्सन भी होता है जिससे वो शादी करने वाली होती है। वो कह रहा होता है कि मेरी जो सोच है वो नए जमाने की है और मेरा तो दिल भी बहुत बड़ा है, वरना मेरी जगह अगर कोई और होता तो मैं कभी माफ नहीं करता। एसुंग शादी के लिए अपना ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। वो पर्सन चिल्ला कर कह रहा होता है कि औकात क्या है उस लड़की की, उसके खानदान की सिर्फ एक छोटी सी मछली की दुकान ही तो है और अपने दम पर तो उसने अब तक कुछ उखाड़ा भी नहीं है। इसकी बातें सुनकर एसुंग कहती है कि उसकी दुकान इतनी भी छोटी नहीं है। जिस पर वो कहता है कि बदतमीज, मैं तुमसे उम्र में भी और ओहदे में भी बड़ा हूँ, ऐसे बात कर रही हो तुम मुझसे। एसुंग कहती है कि अगर इतने ही बड़े हो तो बच्चे से क्यों शादी कर रहे हो फिर। वो पर्सन एसुंग को 2 कौड़ी की लड़की बोलता है, जिस पर वो कहती है कि मुझसे तमीज से बात करो। जिस पर वो पर्सन कहता है कि चुप करो, शादी के बाद वैसे भी तुम्हें मेरे ही टुकड़ों पर पलना है, अब मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी उठाऊं और तुम्हारे नखरे भी बर्दाश्त करूं, तुम कौन से पैसे वाले खानदान की अनछुई कली हो। जिस पर एसुंग कहती है कि मैं पैसों के लिए शादी नहीं कर रही, अपने पैसे तुम अपने पास ही रखो। वो पर्सन पूछता है कि तो क्या तुम मुझसे कॉलेज की पढ़ाई के लिए शादी नहीं कर रही थी, फिर क्यों कर रही हो शादी। जिस पर एसुंग कहती है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर वो घड़ी में टाइम देखती है और सोचती है कि ये तो यांग के जाने का टाइम हो गया है, और फिर उस पर्सन को देखकर कहती है कि मेरे पास रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं है। वो लोग कहते हैं ना कि मरने से अच्छा तुम किसी गधे की गधी बनकर रह लो, तुमने तो सुना ही होगा ना। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें गधा लगता हूँ। एसुंग कहती है कि तुम एक काम करो, मुझे नौकरी पर रख लो या अपने बच्चे पालने के लिए रख लो मुझे। इसकी ये बात सुनकर वो पर्सन जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है कि जब बीवी ये काम फ्री
में करेगी तो फिर मैं पैसे क्यों वेस्ट करूँ अपना। ये सुनकर एसुंग उसे हैरानी से देखने लग जाती है। वो पर्सन कहता है कि सच ही तो कह रहा हूँ, मुझे बस अपने बच्चों के लिए माँ और अपनी माँ के लिए एक बहू चाहिए। वो कहता है कि सारी शादियाँ ऐसी ही तो होती हैं, तुम शादी से क्यों इतनी उम्मीदें लगा कर बैठी हो। जिसके बाद एसुंग वापस से टाइम देखती है तो पूरा टाइम हो चुका होता है यांग की शिप के जाने का। तो वो उस पर्सन को धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। वो भागते हुए शिप के पास आ जाती है और यांग को जोर जोर से आवाजें देने लगती है, लेकिन वो शिप ऑलरेडी निकल चुकी होती है। उस शिप का हॉर्न इतना लाउड होता है कि वहाँ पर यांग को उसकी आवाज ही नहीं आ रही होती। वो अभी भी एसुंग के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसको ऐसा फील होता है कि एसुंग उसको आवाजें दे रही है। वो जाकर देखता है तो उसे एसुंग दिख जाती है और दूसरी तरफ एसुंग उसको आवाजें देते देते थक जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है जोर जोर से। उसकी आवाजें सुनकर यांग की दादी और उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाता है। यांग भागते हुए उस शिप के कैप्टन के पास आ जाता है और उन्हें शिप वापस ले जाने का कह रहा होता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकालते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। कैप्टन यांग को गौर से देखते हैं और कहते हैं कि ये हमेशा मेरी जहाज में क्यों होता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी कैप्टन जहाज को वापस नहीं मोड़ रहे होते। समुद्र के पास खड़ी लेडीज देखती हैं कि उस शिप पर से कुछ गिरा है अभी। यांग की छोटी बहन भी वहीं पर होती है और वो कहती है कि मॉम, भैया अभी पानी में कूद गए। हम समंदर में यांग के शूज और उसकी जैकेट तैरते हुए देखते हैं। तभी वहाँ खड़ी एक लेडी देखती है कि पानी में से कोई चीज बहुत ही ज्यादा तेजी से तैरती हुई आ रही है। वो यांग होता है जो कि तैरता हुआ एसुंग के पास आ रहा होता है। एसुंग भी उसे आता हुआ देख लेती है और यांग की दादी तो उसकी मॉम को डांटते हुए कह रही होती है कि तुमने उसे तैरना क्यों सिखाया। जिसके बाद फाइनली यांग तैरता तैरता एसुंग के पास पहुँच जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और रोते हुए हक कर लेते हैं। एसुंग उससे कहती है कि मुझे अभी इस शर्ट के पैसे भी देने हैं। जिस पर यांग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास पैसे हैं, और उससे पूछता है कि क्या कहा उस आदमी ने। एसुंग कहती है कि वो तो बहुत गंदा है, वो बस शक करता रहता है। जिसके बाद वो दोनों वापस से रोते हुए एक दूसरे को हक कर लेते हैं। सामने खड़ी यांग की दादी और उसकी मॉम तो गुस्से से उन दोनों को ही घूर रही होती है और उनके बराबर में खड़ी एसुंग की मॉम की फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश होती हैं उन दोनों को ऐसे देखकर। उनमें से एक लेडी यांग की मॉम और उसकी दादी को और तपाने के लिए कहती है कि इनके सामने तो रोमियो और जूलियट भी कुछ नहीं है, और दूसरी कहती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो चाहे जितने भी आंधी तूफान आ जाए वो लोग तो मिलकर ही रहते हैं। और तीसरी कहती है कि देखा, तुम दोनों की तो चालबाजी भी काम नहीं आई, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार गई। और वो दोनों तो वहाँ खड़ी खड़ी बस उनकी बातें ही सुन रही होती है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये जो लड़की है वो यांग की छोटी सिस्टर है। वो एसुंग की बेटी से कहती है कि तुम्हें एक राज की बात बताऊं, तुम्हारे माँ बाप अपनी जवानी में भाग गए थे। जिस पर वो पूछती है कि क्या ये दोनों भाग गए थे। वो कहती है कि हाँ, पूरा गाँव ही सर पर उठा लिया था इन्होंने। एसुंग कहती है कि तुम कुछ भी बोल रही हो, मैं घर से नहीं भागी थी बल्कि तुम्हारी मॉम भागी थी। लेकिन वो कहती है कि असली मजा तो उस बात में है जो बुसान में हुआ था। ये सुनकर एसुंग उसे उठाने लगती है कि चलो बहुत पी ली, अब घर जाओ। उसकी बेटी कहती है कि नहीं, मुझे और जानना है क्या हुआ था बुसान में। जिस पर वो लड़की कहती है कि ये दोनों तो 2 दिन में ही पकड़े गए थे। एसुंग यांग को बुलाती है और उसे कहती है कि क्या कर रहे हो, जरा इसके हस्बैंड को बुला लो कि इसे यहाँ से ले जाए। वो उसे और भी बहुत ज्यादा किस्से सुनाने लगती है यांग और एसुंग के। तभी यांग अंदर से बाहर आता है और उसे कहता है कि लगता है तुमने बहुत ज्यादा पी ली, अब अपने घर जाओ। जिसके बाद हम वापस से पास्ट के सीन में चले जाते हैं और इसमें उनकी बेटी भी होती है जिसका नाम खोमयोंग होता है। वो तीनों ही साथ में पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं। वो दोनों ही साथ में बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। एसुंग यांग से पूछती है कि तुम उदास हो कि तुम गोल्ड मेडल नहीं जीत सके। जिस पर यांग कहता है कि मुझे अब गोल्ड मेडल की क्या जरूरत जब मेरे पास खोमयोंग है। वो दोनों ही प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिर खोमयोंग बड़ी होकर क्या बनेगी। जिसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। खोमयोंग अब थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है। वो उसी खेत में होती है जहाँ पर एसुंग ने अपनी रिंग गिराई थी। वो थोड़ा आगे जाती है और वहाँ की मिट्टी खोदती है तो उसे वो रिंग मिल जाती है, लेकिन तभी पीछे से यांग आता है और उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद हम वापस से पास्ट का सीन देखते हैं कि किस तरीके से यांग ने वो अंगूठी बनवाई थी। वो उसी बुसान वाली ज्वेलर के पास गया था और उसे कह रहा था कि ये मेरी दादी की अंगूठियाँ नहीं बल्कि ये मेरी। तो जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि यांग ने अपने रिंग्स बेचकर एसुंग के लिए एक रिंग बनवाई थी और हम एसुंग को वो रिंग पहना हुआ भी देखते हैं। वो दोनों ही अपनी शादी के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आए होते हैं और यांग की मॉम भी उनके साथ होती है। एसुंग को यहाँ पर अपनी शादी के लिए एक हैट पसंद आती है जिस पर पीछे से यांग की मॉम कहती है कि तुम लोग क्या कोई फैशन शो करने वाले हो।
बस रेंट पर कोई कपड़े लो और चलो घर। लेकिन यांग तो फुल एसुम के सपोर्ट में खड़ा होता है और उससे कह रहा होता है कि ले लो अगर तुम्हें पसंद आई है तो। पीछे से उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम लोगों को अपनी शादी में जोकर ही लगना है, और वो यांग को बीवी का चमचा भी कहती हैं। एसुंग उससे पूछती है कि जब मैं ये हैट पहनूंगी तो अपने बालों को बांध लूं या खुला रखूं। यांग तो भाई बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसे एसुंग मिल गई तो अब और क्या चाहिए था। वो उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आज से कुछ सालों बाद इस बात पे रिग्रेट होगा। वो पूछती है क्यों? वो कहता है कि तुम्हें शायद शर्म आए कि तुमने ये हैट क्यों पहनी। एसुंग कहती है कि तुम्हें तो फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, और पीछे खड़ी यांग की मॉम तो गुस्से से उन्हें ही देख रही होती है और कह रही होती है कि अगर तुम लोगों के पास पैसे हैं तो अपने लिए एक अलग घर बसा लो और हमें बख्श दो। लेकिन वो दोनों तो उनकी बात पे कोई तवज्जो ही नहीं देते और अपनी ही मस्ती में गुम होते हैं। एसुंग कहती है कि इसके बाद हम नूडल सूप पीने चलें क्या? यांग कहता है कि कल तो तुमने नूडल सूप पिया था लेकिन आज फिर चलेंगे हम। वो दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद हम उन दोनों की वेडिंग देखते हैं और एसुंग ने अपनी वेडिंग पे वही हैट पहनी हुई होती है। अब प्रेजेंट में जब एसुंग की बेटी खोमयोंग उन दोनों की वेडिंग पिक्चर देखती है तो वो एसुंग से पूछती है कि आपने ये हैट क्यों पहनी थी, क्या आपको दादी ने जबरदस्ती पहनाई थी? जिसके बाद हम उनकी शादी के 5 साल बाद का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि एसुंग की एक बेटी भी हो चुकी है और हमें पता चलता है कि यांग की मॉम और उसकी दादी ने एसुंग का जीना हराम करके रखा हुआ है। हम देखते हैं कि एसुंग अपने स्टेप फादर के यहाँ आई होती है और उनके स्टेप फादर की जो सेकंड वाइफ थी उनको एक बेबी भी हो चुका होता है। वो लोग अपना घर बेच रहे होते हैं और एसुंग आखिरी बार उनसे मिलने के लिए आई होती है। उसकी स्टेप मॉम पूछती हैं कि तुम इसलिए उदास हो ना क्योंकि तुम अब वापस यहाँ नहीं आ पाओगी। जिसके बाद हम यांग की दादी और उसकी मॉम को देखते हैं। वो एसुंग की बेटी खोमयोंग को समुद्र के पास लाती हैं और वहाँ बैठी लेडीज से कहती हैं कि वो उसे डाइव हंटर बना दें। वो लेडीज जो कि एसुंग की मॉम की फ्रेंड्स भी थी, वो उनसे कहती हैं कि इतनी छोटी बच्ची को डाइव हंटर कौन बनाता है, इतनी छोटी बच्चियां तो सिर्फ पानी में खेलने के लिए आती हैं। यांग की मॉम कहती है कि ये तो अच्छी बात है ना, अगर वो पानी से खेलेगी तो उसका पानी का डर भी खत्म हो जाएगा। तो सामने बैठी लेडी कहती है कि तुम्हारी बच्ची है क्या ये, और तुम लोग एसुंग से पूछ कर लाए हो इसे यहाँ, या एसुंग को पता है कि तुम लोग इसे डाइव हंटर बनाने के लिए लाए हो? उसकी मॉम कहती है कि अब मैं उससे परमिशन क्यों लूँ, क्या वो हमारे घर की मालकिन है? उसकी दादी कहती है कि हर इंसान को अपनी रोजी रोटी खुद कमाना आना चाहिए, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि वो डाइव हंटर बने, उसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है। वो लेडीज उनसे कह रही होती हैं कि एसुंग की मॉम भी डाइव हंटिंग के खिलाफ थी। जब उन्होंने अपनी बच्ची को डाइव हंटर नहीं बनाया तो एसुंग क्यों चाहेगी कि वो खोमयोंग को डाइव हंटर बनाए? उसकी दादी कहती हैं कि अच्छा अब तुम लोग हमें बताओगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, अपने काम से काम रखो और हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में। जिसके बाद हम एसुंग को देखते हैं, वो अभी भी अपनी स्टेप मॉम के साथ होती है और अपने बहन भाइयों की पैकिंग कर रही होती है। उसकी स्टेप मॉम बताती है कि अभी हमें जाने में 2 हफ्ते हैं। एसुंग उनसे कह रही होती है कि आप मेरे सिबलिंग्स का ख्याल रखिएगा, उन्हें खाना टाइम पे दीजिएगा, अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो। उसकी स्टेप मॉम कहती है तो क्या, अगर मैं उन्हें खाना नहीं दूं तो क्या? वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं जब भी उन्हें डांटने जाती हूँ तो मुझसे डांटा नहीं जाता। कैसे डांटूं जब वो हमेशा ही मुझे मॉम मॉम कहकर मुझसे लिपट जाते हैं। तुम्हारे सिबलिंग्स को मैंने 10 साल तक पाला है, अब तो वो मेरे अपने बच्चे हो गए हैं, और जरूरी नहीं कि खून का रिश्ता ही हमेशा गहरा हो, दिल का रिश्ता भी तो होता है ना। ये सब सुनकर एसुंग को भी तसल्ली हो जाती है और वो उनकी हेल्प करने के लिए आती है। वो लेडी उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान हो, जब कभी भी तुम्हें हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझसे बात करने के लिए आ सकती हो। मिर्च मसाला लगाकर उनकी खूब बुराई करना, तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। जिस पर एसुंग कहती है कि तुम जानती तो हो कि मैं तुम्हें कभी अपनी दोस्त नहीं बना सकती। वो कहती है कि हाँ, लेकिन हमें दुश्मन भी तो नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हारे स्टेप फादर से तुम्हारी मॉम के गुजरने के भी 10 साल बाद शादी की है, तुम्हारी मॉम का हक तो कभी भी नहीं छीना। वो कहती है कि हाँ, लेकिन फिर भी हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। वो लेडी कहती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो किस हक से तुम मेरा येलो ड्रेस चुरा कर भागी थी? उनकी ड्रेस का सुनकर एसुंग मुंह बनाने लग जाती है। वो लेडी उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, इस घर में इतने साल गुजारने के बाद अब मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। तुम घर के काम करने के लिए नहीं बनी हो, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बस उसके साथ अपना घर बसाए रखना।
जिस पर थोड़ी देर रुकने के बाद एसुंग कहती है कि मुझे लगता है कि आप मेरे बहन भाइयों को संभाल लोगी अच्छे से, बस उनकी पढ़ाई कभी नहीं रोकना। वो लेडी कहती है कि तुम अब से मेरे बच्चों की फिक्र करना छोड़ दो। जिस पर एसुंग कहती है कि मुझे अभी भी याद है कि आप उस दिन 5 नहीं बल्कि 4 कुल्फियाँ लाई थी और मेरे लिए नहीं लाई थी, और मैं 5 कॉर्न्स लाई हूँ। वो लेडी कहती है अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये साइकिल देती हूँ उस कुल्फी के बदले, और तुम मेरी तरफ से ये कॉम्योंग के लिए गिफ्ट समझ कर रख लो, उसे बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन वो कहती है कि इस्तेमाल की हुई पुरानी साइकिल गिफ्ट में कौन देता है, और उस साइकिल को लेकर वहाँ से घर जाने लगती है। पीछे से उसकी स्टेप मॉम कहती है कि इस घर में इतने साल देकर तुम एक साइकिल ही चुरा रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैंने ये साइकिल चुराई कहाँ है, आपने ही तो कहा कि ले जाओ। जिसके बाद हम यांग के घर का सीन देखते हैं। उसकी मॉम यांग को बातें सुना रही होती है कि वो लड़की फिर हमारे भुट्टे लेके चली गई, इस बार तो मैंने काउंट किए थे कि कितने कॉर्न्स हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि वहाँ उसके माँ बाप रह रहे हैं, उन लोगों को वो घर का सामान क्यों बांट के आती है जो उसके कुछ लगते ही नहीं है। और वो एसुंग को चोर भी कह रही होती है। अब यांग से ये सब बर्दाश्त होना था। वो कहता है कि आप अपने कॉर्न्स के बदले ये मछलियाँ रख ले जो कि बहुत महंगी हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें तो सिर्फ अपनी बीवी की पड़ी होती हो, अपनी मॉम के लिए कौन बोलेगा अगर तुम हर बार अपनी बीवी की तरफदारी करोगे तो। वो कहता है कि मैं क्यों, बाबा को बोलना चाहिए ना आपकी तरफ से। तो ये सुनकर वो अपने हस्बैंड को घूरने लग जाती है और खुद ही कह रही होती है कि इससे अच्छा तो मैं खुद कुंवारी ही रहती। पीछे से एसुंग भी आ जाती है अपने ऊपर बहुत सारा सामान लेकर, और कहती है कि मैंने बस उन्हें 5 कॉर्न्स दिए और उसके बदले उन्होंने मुझे इतना सब दे दिया। उसकी स्टेप मॉम ने काफी सारे कीमती कपड़े और बहुत सारी चीजें दी होती हैं। एसुंग कहती है कि उन्हें तो ये साइकिल अपने बेटे के लिए रख लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इतने प्यार से खोम्योंग के लिए दे दी। जिस पर उसकी दादी कहती है कि फेंक दो इस साइकिल को, वैसे भी लड़कियों को साइकिल नहीं चलानी चाहिए। उसकी मॉम भी कहती है कि हाँ ठीक है, मैं कल सुबह ही कबाड़ी वाले को ये साइकिल देकर उससे कुछ ले लूंगी। और वो दोनों तो खड़े खड़े बस उनकी बातें ही सुने जा रहे थे। रात में जब वो दोनों अपने रूम में होते हैं तो यांग एसुंग के पैर दबा रहे होते हैं। गाइस ड्रामा साइड में करो और मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ऐसे लड़के कहाँ से मिलते हैं। वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम मुझे उन्हें कुछ कहने क्यों नहीं देती। जिस पर एसुंग कहती है कि अगर तुम उन्हें कुछ कहोगे ना तो वो मुझसे नफरत नहीं करेंगे बल्कि उल्टा मुझे मार ही डालेंगी। वो कहते हैं तो फिर अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। और उसके पास आके कहता है कि मुझे बोलने दो उन्हें, अगर मैं उनकी नज़रों में बुरा बनता हूँ तो बनने दो। एसुंग कहती है तो फिर अपनी बेटी के लिए बोलो, मैं चाहती हूँ कि खोम्योंग वो साइकिल चलाए और वो खुद से वो साइकिल चलाना सीखे। अगर उसे साइकिल चलाना भी नहीं आई तो उसकी पूरी जिंदगी किचन में ही गुजरेगी। मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी जो चाहे वो करे, वो पूरी दुनिया पर राज करे, आसमान को छुए और वो बहुत ज़्यादा तरक्की करे। मैं नहीं चाहती कि वो खाने की टेबल सजाए, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि उसमें इतनी हिम्मत हो कि वो पूरी की पूरी टेबल ही पलट दे। यान कहता है कि ठीक है फिर तुम भी पलट दो, अगर तुम पलटोगी ना तो मैं वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ खुद साफ करूँगा। एसुंग कहती है कि नहीं मुझे रोना आ रहा है। जिस पर यान कहता है कि तुम चाहो तो तुम टेबल तोड़ भी सकती हो, बस मेरे सामने तोड़ना, ताकि अगर मैं उस टाइम वहाँ पर हूँ तो तुम्हें आँच भी नहीं आने दूंगा। जिसके बाद हम यान की दादी को देखते हैं। वो एसुंग के ऊपर कोई लाल राजमा फेंक रही होती है जिससे कि उसको जल्दी से जल्दी बेटा हो जाए, और उसे ये सब कुछ यांग को बताने से मना करती है और कहती है कि चुगली करने वाली बीवियां हेल में जाती हैं। जिसके बाद यांग की मॉम अंदर से आती हैं और उन्हें देखकर दादी कहती है कि आलसी बीवियों को तो हेल में भी जगह नहीं मिलती। नेक्स्ट डे वो सब लोग खाना खा रहे होते हैं और हम उनके गेट के बाहर साइकिल को भी पड़ा हुआ देखते हैं। यांग उन सबसे कह रहा होता है कि ये पूरे 2000 वॉन की है, कबाड़ी वाले को देने से पहले ये बात याद रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग की बेटी खोम्योंग को मटर चाहिए होते हैं खाने में, लेकिन उनकी प्लेट में तो वो होते ही नहीं है। ये देखकर यांग उनकी टेबल पर चला जाता है और वो अपने खाने में से उसको दे देता है और सबसे कहता है कि आज से मैं इसी टेबल पर बैठ के खाना खाऊंगा, क्योंकि उसको एसुंग के साथ बैठकर खाना होता है, लेकिन उस टेबल पर उसकी मॉम भी होती है, तो वो उसकी जगह कहता है कि मैं अपनी मॉम के साथ बैठकर खाना खाऊंगा। ये सब देखकर उसकी दादी और उसके फादर तो खाने ही छोड़ देते हैं और उस बराबर में बैठी उसकी मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारी जगह एक कुत्ता पाल लेना चाहिए था। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और एसुंग को देखते हैं जो कि अपने घर में सफाई कर रही होती है। जब वो शू रैक साफ करने जाती है तो उसमें अपनी बेटी के इतने सारे जूते देखकर उससे पूछती है कि खोम्योंग तुम्हारे कितने पैर हैं। वो कहती है कि तुम्हारा शूज की दुकान खोलने का इरादा है क्या। और अंदर बैठी खोम्योंग किसी लड़के से बात कर रही होती है और उससे कहती है कि सुनो तुम जानो और तुम्हारी मॉम जाने, तुम्हारी मॉम को जंगली नहीं बल्कि घरेलू पौधे पसंद है, और अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। जिसके बाद हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। खोम्योंग किसी लेडी के साथ बैठी होती है।
वो लेडी उससे कह रही होती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। वो तो बहुत खुश होंगे ये देख कर कि तुम योंग को डेट कर रही हो। जिस पर कॉमयोंग कहती है कि हाँ वो बहुत खुश हैं। वो कहती है कि हाँ कौन खुश नहीं होगा, और फिर उससे पूछती है कि सुना है तुम्हारी अभी अभी जॉब लगी है। कॉमयोंग बताती है कि हाँ, और मेरे सीनियर्स मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ और मेरा बहुत जल्दी प्रमोशन भी हो जाएगा। वो लेडी पूछती है कि तुम शादी के बाद भी अपनी जॉब कंटिन्यू करोगी। वो कहती है कि हाँ, योंगबॉन और मैंने इस बारे में बात की है, मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। वो लेडी कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं इस जॉब को लेकर तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ जाए, तुम बहुत ज्यादा शो ऑफ करने लगो। और अक्सर गरीब घर की लड़कियां अमीर बॉयफ्रेंड के साथ अमीर लगने की कोशिश करती हैं। ये सुनकर कॉमयोंग खामोश हो जाती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि क्या हो गया, मेरी बात बुरी लग गई। वो कहती है कि सुनो, तुम एक मैनेजर बनना चाहती हो या आगे आने वाले वाइस प्रेसिडेंट के खानदान की बहू। योंग मेरा बड़ा बेटा है और वो बहुत ज्यादा काबिल भी है, तो तुम्हें नहीं लगता कि बाहर कहीं काम करने की जगह तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए। जिस पर कॉमयोंग तो उन्हें साफ साफ कह देती है कि सॉरी, पर मैं भी आपके बेटे के जितनी ही काबिल हूँ। मैं भी अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और मैं अपनी फैमिली का ख्याल अपने पैसों से रखना चाहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हूँ, तो सिर्फ जॉब करना मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैं आगे मैनेजर बनना चाहती हूँ, फिर सुपरवाइज़र और फिर CEO भी। तो इस बात में मुझे तो नहीं लगता कि कोई शर्म की बात है। वो लेडी स्माइल करती है और कहती है कि अच्छा, लेकिन अगर घर की रौनक बढ़ानी हो तो लड़की का खूबसूरत और घरेलू होना ज़रूरी है। जिस पर वो उस लेडी से कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन तब तो आप भी घरेलू नहीं हो। इस बात पर वो लेडी भी उसे घूर के देख रही होती है। अब प्रेजेंट में कॉमयोंग अपना सर पकड़ के बैठी होती है और उस लड़के से कहती है कि और क्या कहती मैं, तुम्हारी मॉम ने तो कह दिया ना कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं घरेलू नहीं हूँ। बात यहीं खत्म करो। आप ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती और तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ। बस वो ये कहकर वो फोन रख देती है और फिर बाहर अपनी मॉम के पास आ जाती है। एसुंग उससे कहती है कि जितने जूते तुम्हारे पास है ना, उतने तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहने भी नहीं हो। क्या तुम अपनी पूरी सैलरी सिर्फ जूतों में उड़ा देती हो? वैसे सारे के सारे बिल्कुल सस्ते जूते हैं, कुछ भी खास नहीं है। पता नहीं तुम इन्हें खरीदती क्यों रहती हो। वैसे तुम्हें जूतों का शौक कब से चढ़ गया? ये सब चीजें तो सिर्फ दिखावा है और पैसों की बर्बादी है। जिस पर कॉमयोंग कहती है कि पैसों की कमी भी लालची बना देती है। वो कहती है कि मैंने बचपन से गरीबी देखी है, इसीलिए अब चीजें खरीदती हूँ। स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए भी मुझे 3 दिन तक आपसे नए कपड़ों के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। चीजें खरीदनी होती थी पर मजबूरी में मुझे अपना मन मारना पड़ता था, इसीलिए अब अपने शौक पूरे करती हूँ। ये सब थोड़े से सस्ते हैं लेकिन अपनी जिद में खरीदे हैं। जिस पर एसुंग तो खामोश ही हो जाती है और उससे कहती है कि मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करके तुम्हारा मन नहीं मारती थी। हमने हमेशा तुम्हें हमारी हैसियत से बढ़कर खाना और कपड़े दिए हैं। जिस पर वो कहती है कि आप मुझे सफाई क्यों दे रही हैं, आप तो मुझे कुछ नहीं देती थी। एसुंग पूछती है कि ऑफिस में कुछ हुआ था क्या, तुम मुझे परेशान क्यों लग रही हो, मुझे बताओ अगर कोई तुम्हें तंग कर रहा है तो। वो कहती है कि रहने दो, आप नहीं समझोगी मॉम। एसुंग कहती है कि अगर काम बहुत ज्यादा है तो एक दिन छुट्टी ले लो, थोड़ा आराम कर लो। जिस पर कॉमयोंग कहती है कि अगर आपने कभी ऑफिस में काम किया होता तो आपको पता चलता ना। एसुंग कहती है कि अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो शादी कर लो। जिस पर वो चिल्ला कर कहती है कि क्या शादी कर लूं? आप चाहती हैं कि मैं आपकी तरह शादी कर लूं एक गरीब घर में और फिर जिंदगी भर एक एक चीज के लिए तरसूं? एसुंग कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर एक बात कहूं, मेरी जिंदगी में भी खुशियां थी, मैंने भी बहुत सारे यादगार पल बटोरे हैं। मत जियो तुम मेरे जैसी जिंदगी, पर मेरी जिंदगी बुरी थी ऐसा भी मत कहो। उनकी बात सुनकर कॉमयोंग अपने दिल में कहती है कि शायद बुरी तो मैं हूँ। माँ बाप बच्चों के लिए कुछ ना करें तो उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये जिद्दी आज़ाद जवानी मुझे इसलिए मिल पाई क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जंग लड़ी थी। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम यान की दादी को देखते हैं जिन्होंने कॉमयोंग को डाइव हंटर बनाने की फुल प्लानिंग कर ली होती है और वो एसुंग को बुलाकर कहती है कि तुम उसे गुड लक विश कर लो। वैसे भी ये तो लड़की है, अब कोई पायलट वगैरह तो बन नहीं सकती, हाँ लेकिन डाइव हंटर जरूर बन सकती है। उनकी ऐसी बातें सुनकर एसुंग अंदर जाती है और पूरा का पूरा टेबल ही पलट देती है और चिल्ला कर कह रही होती है कि ये मेरी बेटी है, कोई लवारिस जानवर नहीं हो और ये कभी भी डाइव हंटर नहीं बनेगी, सोचना भी मत। वो कॉमयोंग को लेती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यान की मॉम उसे रोकती है और पूछती है कहाँ जा रही हो। एसुंग कहती है कि मेरी मॉम के लंग्स खराब हो गए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डाइव हंटिंग करती थी। मरते दम तक उन्होंने मुझे कहा था कि कभी डाइव हंटिंग मत करना या कभी घर की नौकरानी मत बनना,
लेकिन मैं घर की नौकरानी बनी। वो कहती है कि नौकरानी, ससुराल वालों की खिदमत करना क्या गुलामी होती है। वो कौमियों को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी यांग की मॉम उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें जाना है तो अकेली जाओ। एसुंग कहती है कि अगर तुम्हें डाइव हंटर बनाना ही है तो अपनी बेटी को बनाओ। ये सुनकर यांग की मॉम तो उसे चमाट ही मार देती है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है।